हेलो क्लास 10वीं के मेरे प्यारे बच्चे, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आपके एनसीईआरटी के गणित का चैप्टर 3 दो चर के रैखिक समीकरण के युग्म का प्रश्नावली 3.2। अगर मेरे बच्चे एक बात ध्यान से सुनो, अगर आपने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है ना, बिल्कुल मैथ में कुछ नहीं पढ़ा है और आप पढ़ने में आप बिल्कुल जीरो कमजोर हो, तो इस वीडियो को अंत तक देखते हो ना, तो इसकी मैं पूरी गारंटी देता हूँ कि आपको ये प्रश्नावली आराम से बन जाएगा। और यही नहीं, अगर मेरे चैनल से आप अपने बुक के पूरे प्रश्नावली को पढ़ते हो, पूरे चैप्टर को पढ़ते हो, तो पूरे चैप्टर में आपको अधिक से अधिक ग्रो मिलेगा और आपको अच्छे से चैप्टर बन जाएंगे। तो इसलिए आप मेरे चैनल पर अभी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करो। चलो करते हैं शुरुआत बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न लिखा है बच्चे कि यहाँ पर x + y की वैल्यू 14 है और x - y का वैल्यू 4 है, तो इन सभी प्रश्नों को प्रतिस्थापन विधि से हल करके बताओ। बच्चे, प्रतिस्थापन विधि क्या होता है ये समझो। प्रतिस्थापन का मतलब होता है किसी एक समीकरण का वैल्यू उठा करके किसी दूसरे समीकरण में रख देने को बोलते हैं प्रतिस्थापन। अब आपको लगे कि सर 1 और 2 क्या होगा, तो यहां पर देखो बच्चे, युग्म ही पहले चैप्टर में नाम ही है दो समीकरण के युग्म वाला। युग्म मतलब होता है जोड़ा, मतलब एगो समीकरण है ने, एगो समीकरण है ने, दो समीकरण आपके पास रखा गया है। इन दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण को आप अकेला करिएगा। बच्चे पहले ध्यान से सुनो, प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है। प्रतिस्थापन, प्रति मतलब होता है एक और स्थापन मतलब होता है उसकी मान, उसका स्थापन मतलब होता है उसको स्थापित करना, यानी किसी एक को उठा के दूसरे में स्थापित कर दो। यानी इसकी वैल्यू उठा के इसमें रख दो या फिर इसकी वैल्यू उठा के आप इसमें रख दो, उसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन करना। अब ये किया कैसे जाता है बच्चे, ये कैसे किया जाता है, तो हम सिंपल प्रश्न है। पहले आप समीकरण नंबर 1 को उतारिएगा, x + y = 14 लिख करके एक काम करेंगे, इसमें से किसी एक को अकेला करो, किसी भी एक को, चाहे x चाहे y, दोनों में से किसी एक को अकेला कर दो। मैं क्या करता हूं, x को अकेला करता हूं, तो क्या बनेगा 14, y हमारा इधर प्लस में उधर गया तो हो जाएगा माइनस के y, यानी x की वैल्यू हो जाएगा 14 - के y। अब इसको आप मान लो समीकरण नंबर 3। अब बच्चे आप पहुंच गए हो प्रश्न के ज्यादा करीब तक। जो हमारा मेन कंसेप्ट बोला था प्रतिस्थापन ना, अब उसी का प्रयोग लगेगा। ये समीकरण 3 हो गया ना, इसका मान उठा करके समीकरण 2 में रख दो। इस समीकरण 3 का मान उठा करके 2 में रख दो। अब जिनको मान उठा के नहीं रखने आता है ना, देखो आगे समझाता हूं बच्चे, ठीक है। पहले यहां पर लिख लेंगे समीकरण 3 का मान किस में हमको रखना है भाई, 2 में रखना है। 2 में, इसको उठा के 1 में कभी मत रखिएगा भाई। इसी को हल करके हम 3 प्राप्त किए ना, तो इसमें नहीं रखेंगे, 2 में रखेंगे। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 में मान इसका रखना है तो समीकरण 2 को उतारना पड़ेगा, x - y = 4। अब यहां पर देखो बच्चे, हमको कहां पे वैल्यू उठाना है, किसको प्रतिस्थापित करना है, तो स्थापित हमको करना है x, यानी कि इस समीकरण में से x हटेगा, x बच्चे हट जाएगा और x की जगह पे क्या लगेगा, 14 - के y। इसी को बोलते हैं कि एक के स्थापित करना, एक को मान को उठा के रखना। यानी इस x के बराबर, यहां पर देखो x के बराबर 14 - y लिखा है, तो इस समीकरण में जहां पर x दिख रहा है ऐसा ना, तो उसके जगह पे आप ऐसा लिख दो, इसके जगह पे आप ऐसा लिख दो। भाई जिनको मन में डाउट है कि सर x की जगह पे इसको क्यों लिखे, तो आप मेरे को एक बात बताओ, जैसे आपके पास तराजू 2 होता है ना, तराजू 2 होता है तो एक पे 10 किलो का बटखरा रखो, एक पे 10 किलो का गेहूं रख दो। अब मान लो कि 10 किलो का बटखरा 10 किलो गेहूं दोनों आपस में बराबर हो गया। अब बाद में कहीं पे फिर 10 किलो जोखना पड़ेगा और आपके पास बटखरा नहीं रहेगा, तो उसकी जगह पे 10 किलो का जो बोरिया में बांध के गेहूं रखे रहेंगे, उससे फिर 10 किलो तोड़ सकते हैं। भाई इससे तोड़ो चाहे इससे, दोनों में से किसी से तोड़ो, बात बराबर बनेगा। वैसे ही ये x और ये 14 - y दोनों बराबर है, तो x की जगह पे आप इसको उठा के रख सकते हो, यानी कि इस x की जगह पे हम ये रखेंगे 14 - के y, और माइनस से पहले से तो माइनस उतर जाएगा, फिर y है तो y उतर जाएगा, बराबर हम 4 कर लेंगे। इसको हल करते हैं, इसका ब्रैकेट टूट जाएगा, ये बनेगा 14 - के y = 4। अब मेरे बच्चे एक कंसेप्ट ध्यान समझो, इसको कैसे हल करते हैं ना, ये प्रश्न इस समीकरण को कैसे हल करते हैं, तो इसका तरीका एक होता है कि जितने चर हैं उनको एक तरफ और जितने अचर हैं उनको एक तरफ। आप कहोगे सर ये चर और ये अचर क्या होता है, जिनको ये भी नहीं पता है, कोई बात नहीं यार, हम है तो किस बात का गम है, आप टेंशन ना लो ना, मैं बताता हूँ चर और अचर क्या होता है। गिनती की संख्या को हम लोग बोलते हैं, पता है क्या, अचर बोलते हैं। और चर किसको बोलते हैं, वैसे तो कहा होता है ABCD में जो परिस्थिति
अनुसार बदलता है, जो समीकरण या परिस्थिति के अनुसार बदलता है उसे हम लोग चर बोलते हैं। लेकिन सिंपल आप समझो कि ए से लेके जेड तक को हम चर बोलते हैं। और अचर क्या होता है, तो एक से लेके इनफाइनाइट मतलब गिनती की संख्या और माइनस इनफाइनाइट इधर से, ये सब हो जाते हैं हमारे अचर। यानी कि गिनती की प्लस वाली या हो माइनस वाली सबको अचर बोलेंगे और ए से लेके जेड वाले को चर बोलेंगे। अब यहाँ पर इस चर और अचर का काम क्या लगेगा बच्चे, तो जितने चर है मतलब जितने एबीसीडी की संख्या है उन सबको एक तरफ करिएगा और गिनती की संख्या को एक तरफ। तो ये हमारा दोनों y है, ये इधर ही रह जाएगा और ये गिनती की संख्या इसको उधर भेज देंगे। अब उधर भेजने में एक नियम होता है कि जो इधर प्लस में है उधर गया तो माइनस में, जो इधर माइनस में बराबर के उधर गया तो प्लस में। अगर कोई इधर गुणा में है ना बच्चे, बराबर के उधर जाएगा तो भागा में होगा, कोई इधर भागा में है ना बराबर के उधर जाएगा तो गुणा में होगा। तो उसी नियम के अनुसार 14 हमारा इसके सामने कोई चिन्ह प्लस मान लेंगे, 14 इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में हो जाएगा। अभी देखो ये बना माइनस के वाई बराबर 4 और ये 14 हमारा इधर प्लस में इधर आके हो जाएगा माइनस के 14। अब इसको हल करेंगे बच्चे, ये y एगो और एगो y माइनस माइनस मिलकर होता है प्लस, तो यहाँ बन जाएगा 2y माइनस के 2y। अब बच्चे देखो यहाँ पर 14 में से 4 घटाओगे कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। ये प्लस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस के 10 बन जाएगा। क्लियर है बच्चे, माइनस 2y बराबर माइनस के 10, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 इधर गुणा में है, y के साथ इधर गुणा में, उधर गया तो भागा में हो जाएगा। यानी y बराबर 10/2 करेंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगा 5। यानी कि y की वैल्यू हमको मिल गया है 5। बच्चे थोड़ा इन सबको मिटाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। y की वैल्यू अगर हमको 5 मिल गया है तो अब बच्चा है कि सर x कैसे निकालें, x को कैसे निकालें। y 5 मिल गया ना, तो इस मान को उठा के समीकरण नंबर 3 में हमेशा रखिएगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, 1 में रखोगे तो भी आंसर आएगा, 2 में रखोगे तो भी आंसर आएगा, 3 में रखोगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन 3 में थोड़ा आसान रहता है। तो अब y बराबर 5 यहाँ पर लिखिएगा, y नीचे जगह नहीं है मैं इधर लिखता हूँ, आप लोग इसके नीचे ही करिएगा। y बराबर 5 का मान किस में रखना भाई, समीकरण 3 में, ठीक है। का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, रखने पर। अब समीकरण 3 हम उतार लेंगे यहाँ पर, x बराबर 14 माइनस के y, तो x बराबर अब यहाँ पर क्या करेंगे, 14 माइनस y की वैल्यू हमको दिया है 5, तो y के जगह पे आप 5 रख दीजिएगा, इसको हल करिएगा। 14 में से 5 गया कितना मिलेगा, 9 मिल गया। यानी आपका आंसर दोनों प्राप्त हो गया, x और y दोनों का मान हमको मिल चुका है। x बराबर हमको मिल गया कितना बच्चवा, x बराबर हमको मिल गया बच्चवा ना, x बराबर हमको मिल गया 9 और y बराबर हमको मिल गया प्लस के 5। यही आपका आंसर हो गया। क्लियर बच्चे, देख रहे हो ना कितना आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है बच्चे, बहुत प्यारा प्रश्न है। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अब देखो ये प्रश्न नंबर 2 क्या बोल रहा है ना, ये भी सेम टू सेम इसी पर है। इसको हम पहले मानेंगे समीकरण नंबर 1, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2 और दोनों को हल करेंगे। अब हल करने से पहले मेरी एक बात ध्यान से फिर से सुनो, मैं क्या बोलता हूँ एक बात ध्यान से सुन लो। अगर आपको कहीं पे 2 चर का रैखिक समीकरण दे हल करने के लिए, तो उसको आप 2 चीज़ से बचा के रखिएगा। जैसे होता है ना, जैसे होता है कि घर के महिलाएं होती हैं तो उनको बचा के रखना होता है दुश्मनों से, तो उसी तरह से ये एक तरह से मानो कि एक तरह से दुश्मनों से बचा के रखना। किससे, तो इसका 2 मेन दुश्मन है। पहला दुश्मन दशमलव और दूसरा दुश्मन भिन्न। ये भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए या फिर दशमलव के रूप में भी नहीं होना चाहिए। अगर ये दशमलव के रूप में है तो उसको हटाएंगे, भिन्न के रूप में है तो उसको हटाएंगे, सिंपल बनाएंगे। अब ये सिंपल कैसे बनता है बच्चे, ये सिंपल है हमारा, इसमें ना दशमलव है ना भिन्न है, लेकिन ये भिन्न के रूप में है, तो इस भिन्न को कैसे हटाएंगे, तो लॉस ऑफ पॉल लेकर के, इनका लॉस ऑफ पॉल ले लेंगे। 3 और 6 का एलसीएम लीजिएगा बच्चे, जो कि बनेगा 6, सॉरी 2 और 3 का एलसीएम 6 बनेगा। अब 3 से भाग देंगे 6 में 2 बढ़ जाएगा, और 2 से s में गुणा करेंगे 2s बनेगा, प्लस इस 2 से 6 में भाग दोगे 3 बढ़ जाएगा, और 3 से गुणा करोगे t में तो 3t बनेगा, बराबर हो जाएगा 6। अब मेरे बच्चे ये ध्यान दो, यहाँ पर पूरे के बट्टा में 6 इधर है ना, इधर भागा में उधर गया तो गुणा में हो जाएगा, यानी कि 2s बराबर 3t, और 6 है भागा में होने गया तो गुणा में होगा, तो इस 6 से इस 6 में गुणा करोगे बनेगा 36। इसको मान लेना आप समीकरण नंबर 3, इसको समीकरण नंबर 3 आप मान लेना। अब हमारे पास 2 समीकरण हो गए, समीकरण 1 और समीकरण 3, इन्हीं दोनों को आपस में हल करना होगा बच्चे, ठीक है ना, इन्हीं दोनों को हल करना होगा। अब वैसे तो हम चाहे तो इसका मान उठा के यहाँ प्रतिस्थापित करके भी कर सकते थे, लेकिन उस तरह से मत करेगा, इसको सिंपल बना लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, थोड़ा आसान रहेगा, ठीक है बच्चे। अब देखो हमको क्या करना है, इसको 1 को अकेला करना है, तभी तो इसका मान प्रतिस्थापित कर पाएंगे। इसका मान प्रतिस्थापित करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चे, इसको अकेला करना पड़ेगा। अब इसको अकेला कैसे करोगे, सिंपल है यार। x मतलब एगो 2 चर रहेगा, कोई भी 2 a से लेकर z तक कोई भी 2 संख्या आपको दिया रहेगा, उन दोनों में से किसी एक को अकेला कर दो।
ठीक, किसी एक को अकेला करो। तो देखो मैं क्या करता हूँ, x को अकेला करता हूँ, t को उधर भेजता हूँ। कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा सर आप t को इधर रहने दो, s को उधर भेजो। तो भाई जो प्लस में रहता है ना उसको इधर छोड़ते हैं, जो माइनस में रहता है उसको उधर भेजते हैं, ताकि कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो सके, इजी से इजी में समझ में आ सके, ठीक है ना। वैसे इसको भी भेजोगे तो चल जाएगा, दोनों में से किसी को भेज तो हो जाएगा, लेकिन हम क्या करेंगे, t को उधर भेजेंगे। तो 3 के साथ t हमारा इधर माइनस में, इधर गया तो प्लस में हो जाएगा। अब मेरे बच्चे ये बताओ, s हमारा अकेला हुआ ना, मैंने क्या बोला था कि किसी एक चर को अकेला करना और उसका मान उठा के दूसरे समीकरण में रख देना, इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापित करना। इसी विधि को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। यानी किसी एक समीकरण को अकेला करते हैं, इसकी वैल्यू उठा के किसी दूसरे समीकरण में रख देते हैं, इसका मान, उसको हल करके आंसर निकालते हैं, और ये विधि होती है प्रतिस्थापन विधि। तो अब बच्चे हमारा ये मान निकल चुका है, इसको मानेंगे समीकरण नंबर, अब क्या मान लेंगे 4। अब 3 4 5 मानने से घबराना मत यार, जब जब कुछ नया होगा समीकरण मानते चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इतना बन चुका है ना। अब हम लिखेंगे क्या अगला, कि समीकरण नंबर 4 का मान उठाकर 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 4 का मान उठा के 3 में रखने पर, इन सब के नीचे लिखिएगा, नीचे लिखिएगा समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है बच्चे, समीकरण 3 में रखने पर। अब समीकरण 3 को उतारना पड़ेगा, जिसमें रखना होता है उसको उतारते हैं, तो ये हमारा उतरेगा 2s प्लस 3t बराबर 36। अब मेरे बच्चे ये बताओ, s के बराबर क्या दिया है, s के बराबर 3 प्लस t दिया है। तो इस समीकरण में जहां पर s दिख रहा है उसको गायब कर दो और उसकी जगह पे 3 प्लस t को लगा दो। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, 2 हमारा ऐसे ही रहेगा, 2 को गायब मत करिएगा, 2 हमारा ऐसे ही रहेगा, बस यस यहाँ से हट जाएगा और इसके जगह पे ये वाला सट जाएगा, 3 प्लस के t हमारा यहाँ पर सट जाएगा, प्लस है तो प्लस, फिर 3t है तो 3t लग जाएगा, बराबर 36। अब इसको पुनः हल करेंगे, इसका ब्रैकेट तोड़ेंगे, 2 से 3 में गुणा करने पर 6 बनेगा और 2 से t में गुणा करने पर 2t बनेगा, प्लस 3t बराबर 36 हो जाएगा। क्लियर बच्चे। अब यहाँ पर देखो सभी t को एक साथ करेंगे और सभी अंकों को एक साथ कर देंगे, और बच्चे जानते हो चर को एक तरफ करेंगे और सभी अचर को एक तरफ करेंगे। हमारा 6 इधर ही रहेगा और 2t प्लस 3t, चूंकि दोनों चर है, दोनों हमारा चर है, और सबको पता है कि चर वाले को चर के साथ में जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं। तो ये 2 गो और 3 गो चर, 2 गो चर 3 गो चर मिलकर हो जाएगा भाई 5 गो हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 5t। अब यहाँ पर बराबर हो जाएगा 36। एक बात सुनो, आपको मैंने पहले ही बोला था कि देखो किसी भी चर को हल करने का ना 2 नियम ध्यान रखना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, किसी भी समीकरण के लिए, किसी भी समीकरण के लिए, ये एकदम रामबाण है, इसको अच्छे से याद रख लो। समीकरण को हल करने के लिए, समीकरण को हल करने के लिए बस 2 बात पे ध्यान रखना। पहला बात ये हो जाएगा कि चर हमारा अकेले होगा, चर हमारा अकेला रहेगा, और दूसरा काम ये हो जाएगा कि चर हमारा धनात्मक हो, पॉजिटिव हो, निगेटिव ना हो कभी भी। ठीक है बच्चे, ये 2 बात आप ध्यान में रख के हल करोगे तो किसी भी समीकरण में आप फंसोगे ही नहीं, किसी भी समीकरण में आप नहीं फंसोगे। बस जोड़ घटाना गुणा भाग पे विशेष ध्यान रखना, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर भी वही काम करेंगे, मैंने सभी चर को एक तरफ जोड़ लिया, अब अचर को उधर भेजेंगे, क्योंकि चर और अचर एक साथ नहीं रह सकते हैं, एक साथ नहीं रहेंगे तो इस अचर को उधर भेजेंगे। 6 हमारा इधर प्लस में, उधर गया तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 5t बराबर 36 माइनस के 6, यानी कि 5t बराबर, अब 36 को में से 6 हो जाएगा, कितना बचेगा बच्चों, 30 को बचेगा, 30 को हो जाएगा। अब देखो अभी भी हमारा चर और अचर अलग अलग नहीं हुआ है। मैंने क्या बोला था, चर और अचर को, चर को अकेला करना, चर हमारा अकेला नहीं है, इसके साथ में एक अचर लगा हुआ है गुणे के साथ में, उधर जाएगा तो हो जाएगा भागा में, यानी t बराबर क्या हो जाएगा 30/5, इधर 5 गुणा में उधर गया तो भागा में। अब देखो 5 से 30 को कटाएंगे, कितना मिलेगा भाई 6 मिल जाएगा, यानी t की वैल्यू हमको मिल चुका है बच्चे 6। यहाँ तक आ रहा है कि नहीं, पहले एक बार देख लेते भाई, थोड़ा सा सिस्टम अपडेटेड नहीं है ना, तो देखना पड़ता है कहाँ तक, यहाँ तक सीन आ जाएगी, अभी आ जाएगा, ठीक है ना, सही आ रहा है। ये t की वैल्यू कितना हो गया भाई 6 हो गया। अब आपको मालूम चल गया कि t की वैल्यू 6 मिल गया है, तो अब इसी वैल्यू को उठा के किसी एक समीकरण में रख देना। अब कहोगे सर किस में रखें, तो भाई जिसमें सबसे अंतिम समीकरण बनाया था ना, जो सबसे अंतिम समीकरण बनाए रहोगे उसी में रखना। इसमें सबसे अंतिम कौन सी है, 4 नंबर ही है, इसी में रख दो। तो आप लिखिएगा बच्चे कि t बराबर 6 का मान समीकरण 4 में रखने पे, समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है बच्चे, समीकरण 4 में अब रखने पे क्या प्राप्त होगा ना, समीकरण 4 को पहले उतार लो, s इक्वल टू के
3 प्लस के टी। अब s इक्वल टू 3 प्लस टी की वैल्यू हम 6 प्राप्त किए हैं, तो s इक्वल टू कितना होगा, 6 और 3 9 हो जाएगा आपका आंसर। देख रहे हो कितना प्यारा सा है। बस यहाँ तक मैंने कुछ नहीं किया था, यहाँ तक मैंने ना इसका भिन्न हटा के सिंपल बनाया था और यहाँ पर एक चर को अकेला किया था और उसके बाद ना इसी का मान उठा के इसमें रख दिया था और रख के हल करते गया, आपको दोनों आंसर प्राप्त हो चुका है। अब आप नीचे लिख दिएगा मेरे बच्चे, नीचे आप लिख दीजिएगा प्यार से लिखिएगा कि t बराबर के 6 और s बराबर के 9, यही आपका उत्तर हो गया। क्लियर बच्चे, यही आपका आंसर है। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से इसको सीख रहे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और काफ़ी कलम उठाकर नोट भी कर रहे होंगे बच्चे। वैसे ही प्रश्न नंबर 3 और 4 देखो, बिल्कुल सिंपल है यार, इसमें भी कुछ नहीं करना है आपको। तीसरा नंबर में क्या लिखा है ना, 3x माइनस के वाई बराबर 3। इसके लिए आप क्या करो, सबसे पहले मानो इसको समीकरण नंबर 1, इसको मानो समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 को अकेला करते हैं। तो ये अकेला कैसे होगा, पहले उतारो 3x माइनस के वाई बराबर 3। 3x के साथ y को आप उधर भेज दो, बेहतर रहेगा कि y को हम उधर भेज देते हैं। y इधर प्लस में उधर गया तो y इधर माइनस में उधर गया तो प्लस में हो जाएगा। अब देखो हमारा अभी x अकेला नहीं हुआ है, इसके साथ गुणे में 3 है, इधर ये गुणा में उधर गया तो क्या होगा भाई, भागा में हो जाएगा। यानी कि 3 प्लस के y अब पूरे के बटा में 3 होगा, ए के बटा में नहीं, पूरे के बटा में 3 होगा। ए के बटा में आप मत करिएगा, ठीक है, 1 के बटा में आप मत करिएगा, पूरे के बटा में 3 कर दीजिएगा। क्लियर है। अब इस x को उठा करके समीकरण नंबर 2 में रख दीजिएगा, इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 3। अब आप लिखिए, आप लिखो बच्चे यहाँ पर समीकरण नंबर 3 का मान, ठीक है, समीकरण नंबर 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है बच्चे, समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 में हम रखते हैं बच्चे, क्या होगा, समीकरण 2 में रखते हैं, देखते हैं क्या होगा। समीकरण 2 को आप पहले उतारो, 9x माइनस के 3y बराबर के 9। अब बच्चे क्या करो आप ना, यहाँ पर x जहाँ पे दिख रहा है उसकी जगह पे आप ये वाली वैल्यू उठा के रख दो, तो यहाँ पर क्या बनेगा, 9 गुणते ये वाली वैल्यू हमारी बन जाएगी 3 प्लस के y और पूरे के बटा में 3, और माइनस है तो माइनस, फिर 3 है तो 3, y है तो y बराबर 9 कर दो। क्लियर है, बराबर यहाँ पे आप 9 कर दो। अब इसको फिर से हल करो, अब इसको ना अब हल करो। देखो बच्चे, अब यहाँ पर आप लोग को देखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये बड़ा नहीं है मेरे यार, बड़ा नहीं है ये, बस यहाँ पर कैलकुलेशन है, जोड़ घटाना गुणा और भाग। बस इसको सावधानी से करो, आराम से हो जाएगा। देखो ये पूरे के साथ ये बट्टा में है ना, पूरे के बट्टे में है ना, इसको और आगे बढ़ा सकते हो, पूरे के बट्टे में 3 से ये 9 हमारा कट जाएगा, 3 बढ़ जाएगा। क्लियर है। अब इस 3 से इस 3 में गुणा करो, 3 3 के 9। अब इस 3 से y में गुणा करो, बनेगा 3y माइनस के 3y बराबर के 9। अब यहाँ पर देखो, ये माइनस के 3y प्लस के 3y कैंसिल, 9 हमारा इधर प्लस में, उधर गया तो माइनस में, सब 0 बराबर 0 हो गया। अब जब दोनों तरफ 0 हो जाता है ना, तो अब कहोगे कि सर जी यहाँ पर कुछ नहीं बच रहा, इसको कैसे क्या करें। कुछ नहीं करना है मेरे लाल, यहाँ पर ना दोनों कट के 0 जब हो जाता है, जब दोनों के दोनों 0 हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों के दोनों समीकरण आपस में समपाती हैं। समपाती मतलब एक ही समीकरण 2 बार दिया गया है। अब कहोगे सर जी कि एक ही समीकरण 2 बार कैसे, तो देखो इन सब में 3 से भाग दे दो, सब में 3 से भाग दे दो, सब में 3 से भाग दे दो, 3 3 के 9, 3 से 3 कैंसिल, 3 3 के 9। यहाँ पर क्या बनेगा 3x, यहाँ पर क्या बनेगा 1 बराबर 3। अब देखो यहाँ वाला समीकरण ऊपर है कि नहीं, जब इसको भाग दे के गुणा या किसी एक ही संख्या से गुणा या भाग देने पे दोनों समीकरण सेम हो जाते हैं, तो उसका मतलब है कि दोनों के दोनों समीकरण हमारा सेम एक ही है। और जब समीकरण एक ही होते हैं, संपाती होते हैं ना, तो उसको हल करना संभव नहीं होता है जब तक कि एक और दूसरा अलग समीकरण न दे हमको, तो इसका कोई हल नहीं प्राप्त होगा। संपाती में बच्चे ना कोई हल नहीं होता है इसका। ऐसे तो मानते इसका इनफाइनाइट हल है, इनफाइनाइट करेक्शन मिल जाएंगे, इसके इनफाइनाइट अनंत करेक्शन बन जाएंगे, तो इसके इनफाइनाइट बोल देना आप, ठीक है। इनफाइनाइट समांतर में कोई हल नहीं होता है, इसके अनंत हल हो जाएंगे। जो आप मान रखोगे वो सब सेटिस्फाइड होगा इसमें, 1 रखोगे तो भी मिलेगा, 2 रखोगे तो भी सब सेटिस्फाइड होगा इसमें, ठीक है बच्चे। तो इसलिए इसके इनफाइनाइट हल बोले जाएंगे। अब वैसे ही ये प्रश्न नंबर 4 देखो, हमको यहाँ पर दिया है दशमलव में। मैंने आपसे पहले ही बोला था कि किसी भी समीकरण को दे तो पहले उसमें नंबरिंग कर लेना 1 और 2। नंबरिंग करने के बाद आप 2 काम से इसको बचा के रखना, पहला कि भिन्न में ना हो और दूसरा कि दशमलव में ना हो। अगर भिन्न में होगा तो भिन्न वाले को लौसा लेके हटाएंगे, और दशमलव में होगा तो दशमलव वाले को भी हटाएंगे, किसी निश्चित संख्या से गुणा करके, 10 से या फिर 100 से गुणा करके इसके दशमलव को हटाया जाएगा, ताकि ये साधारण रूप में बन सके और उसको हम आसानी से हल कर सकें। तो इसको दशमलव को हटाना पड़ेगा। दशमलव कैसे हटता है बच्चे, तो इसका नियम पता है क्या होता है। यहाँ पर दशमलव है, यहाँ पर दशमलव है, यहाँ पर दशमलव है। शायद वीडियो में पूरा साफ ना दिखिए, इसलिए मैं इसको फिर से बहुत जूम कर देता हूँ,
लो हाईलाइटेड कर दिया, दशमलव यहाँ पर है। ठीक बच्चे, दशमलव को हटाने के लिए आप एक छोटी सी बात याद रखना, इसमें बस गिनना ना कि दशमलव के बाद पीछे सबसे अधिक कितना अंक है। देखो दशमलव के पीछे इसका एगो अंक है, इस चर को नहीं गिनते, खाली अचर गिनते हैं, एगो अंक है, इसमें भी एक ही अंक है, इसमें भी दशमलव के बाद एक ही अंक है, यानी कि सबसे जो अधिक है वो सब एक ही जगह है, यानी कि सब में सेम है, एगो अंक है। दशमलव के बाद अगर एगो अंक है ना बच्चे, तो हम क्या करेंगे, एगो जीरो से गुणा कर देंगे सब में। एक जीरो का बोलो मतलब 10 समझिएगा, 2 जीरो बोलो मतलब 100 समझिएगा। ठीक है, तो एक जीरो सब में गुणा करिएगा, एक जीरो से इधर गुणा करिएगा और एक जीरो से समीकरण के पीछे इधर भी गुणा करिएगा। ठीक ना, इधर भी क्या करिएगा, एक जीरो मतलब 10 से इधर भी गुणा करिएगा। आपको लिखना पड़ेगा समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, ऐसे लिख लीजिएगा बेहतर रहेगा। यहाँ पर लिखेगा समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, और ऐसे ये वाला उतारिएगा। अब गुणा करेंगे, 10 से 2 में गुणा करेंगे बनेगा 2x, प्लस 10 से 3 में गुणा करेंगे बनेगा 3y, बराबर 10 से इसमें गुणा करेंगे 13 बन जाएगा। अब किसी बच्चे के मन में डाउट होगा कि सर आपने कैसे इसको गुणा करके डायरेक्ट आंसर हटा दिया, दशमलव कैसे हटाया। भाई देखो दशमलव ये जो 10 है ना, ये पूरे ब्रैकेट के बाहर है, अंदर जाएगा तो दोनों में, इसमें भी गुणा होगा 10 से और इसमें भी गुणा होगा। ब्रैकेट के अंदर जितनी बार संख्या रहेंगी उन सब में गुणा किया जाएगा। तो मैंने तो पहली बात सब में गुणा करूंगा। अब देखो इसको साइड से करके दिखाता हूँ। 0.2 में 10 से गुणा करने पर, 10 में 2 से करने पर 10 दूना के 20, दशमलव एक स्थान पे है ना, तो एक स्थान पे ठोक जाएगा, यानी 2.0 आ गया। और सबको पता है कि अंक के बाद दशमलव होता है उसका मान कुछ नहीं होता है, सिर्फ 2 बचता है हमारा, इसलिए मैंने 2 लिया। वैसे ही 3 ले लिया जाएगा, वैसे ही ये 13 बन जाएगा। क्लियर बच्चे, अब इसको हम मानेंगे समीकरण नंबर क्या मानेंगे, 3, 2 हुआ है ना, अब मानिएगा 3, अब इसको मान लीजिएगा 3। अब इसको भी हल करते हैं, समीकरण नंबर 2 को हल करते हैं। इसमें भी देखो ना, दशमलव के बाद इधर एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है, इसका मतलब ये है कि एक जीरो, यानी कि 10 से गुणा किया जाएगा। 10 से गुणा करो मेरे बच्चे, इसमें दोनों पक्षों में 10 से गुणा करो। 10 से जब आप गुणा करोगे मेरे बच्चे तो क्या प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा मेरे बच्चे, 10 से गुणा करने पर इसको 10 से गुणा करके देख लेते हैं। ये अंदर गुणा होगा, दोनों में गुणा हो जाएगा। 10 से 40.4 में गुणा करने पे बनेगा 4x, 10 से 5 में गुणा करने पर 0 पॉइंट में 5y बनेगा, बराबर 2.3 में 10 से गुणा करने पर ना ये 23 बन जाएगा। अब इसको आप मानिएगा समीकरण नंबर 4 मान लीजिएगा। अब देखो मेरे बच्चे, समीकरण 3 मिल गया है, 4 मिल गया है, ये दोनों के दोनों साधारण समीकरण हो गए हैं। अब साधारण को हल करना मैंने इधर सिखाया ही था, जस्ट वैसे इसको भी हल करता हूं। देखो कैसे, इसमें x को अकेला करो, x को अकेला करो, क्या बनेगा 2x प्लस 3y बराबर 13। आपको एक बात पता है ना, इसी को मैं फिर रिपीट कर दिया हूं, आपको एक बात पता है ना कि किसी में भी एक वैल्यू को अकेला करना होता है, चाहे x को अकेला करो चाहे y को अकेला करो। मैं x को अकेला करता हूं, तो x को अकेला करूंगा बच्चे, तो यहां पर 2x के साथ 3y इधर प्लस में, उधर गया तो माइनस में हो जाएगा, माइनस के 3y। अब बच्चे अभी भी हमारा x अकेला नहीं है, इसके साथ 2 गुणे में है, उधर गया तो भागा में हो जाएगा, यानी कि 13 माइनस के 3y और पूरे के बट्टा में 2 बन जाएगा। पूरे के बट्टा में क्या बनेगा भाई, 2 बन जाएगा। अब देखो मेरा x अकेला हो चुका है, इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 5, इसको मान लेंगे क्या, समीकरण नंबर 5। अब इसी समीकरण 5 का मान उठाकर 4 में रखा जाएगा। ठीक है, अब आप नीचे लिख दीजिएगा, यहां पर नीचे लिखिएगा समीकरण 5 का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है बच्चे, रखने पर, समीकरण 4 में रखने पे। अब देखो समीकरण 4 को आप पहले उतारो, यहाँ पर क्या लिखा है 4x प्लस 5y बराबर 23। ये समीकरण 4 हम उतार लिए हैं बच्चे। अब इसी में हम क्या करेंगे ना, 5 की वैल्यू उठा के रखेंगे, यानी 5 का वैल्यू कितना दिया है, x बराबर 13 माइनस के 3y बट्टे में 2, यानी जहाँ पे x दिख रहा है उसकी जगह पे ये वाला वैल्यू उठा के रखा जाएगा, यानी कि 4 इंटू के 13 माइनस के 3y और पूरे के बट्टा में 2, ब्रैकेट बंद, प्लस है तो प्लस, इधर 5y है तो 5y बराबर कर दीजिएगा 23। इसको अब क्या करोगे, इसको ब्रैकेट को तोड़ेंगे, जो कट रहा है उसको कटा करके, 2 से हमारा 4 कटेगा 2 बार में। अब 2 से गुणा करो 13 में, 13 दूना के 26 माइनस 2 से गुणा करो 3 में, 2 3 6y प्लस इधर हो जाएगा 5y बराबर
23 हो जाएगा। बराबर कितना होगा बच्चे? 23 हो जाएगा। क्लियर है ना। अब यहाँ पर हम पुनः एक काम करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, इन सभी चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ करते हैं। यानी कि 26 हमारा इधर प्लस में, उधर गया तो माइनस में, यानी बचेगा इधर क्या? माइनस के 6y प्लस के 5y बराबर 23। और 26 यानी प्लस में होने गया तो माइनस के 26 बन जाएगा। अब बच्चे देखो, इस y में y को जोड़ना होगा तो जोड़ेंगे, और घटाने के लिए बोलेगा तो घटाएंगे, और इधर अंकों को जोड़ने के लिए बोलेगा तो जोड़ेंगे, घटाने के लिए बोलेगा तो घटाएंगे। तो देखो बच्चे, यहाँ पर ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस प्लस मिलकर होता है माइनस। तो इसका मतलब ये कि 6 में से 5 घटाओगे 1 बनेगा, 1y। और बात रही कि चिन्ह क्या लगाओ, प्लस कि माइनस। भाई देखो, दोनों में से बड़ा कौन है? बताओ बच्चे, बड़ा कौन है? 5 बड़ा है या 6 बड़ा है? अंकों के रूप में 6 ही बड़ा है, और 6 के सामने चिन्ह माइनस है ना, तो यहाँ माइनस उतर जाएगा। ठीक है, माइनस उतर जाएगा। और बराबर 23 में से 26 घटाओगे तो नहीं घटेगा, क्योंकि प्लस और माइनस मिलकर होता है माइनस, तो इसलिए इसको घटाना पड़ेगा। तो 26 में से 23 घटाओ 3 आएगा, और दोनों में से बड़ा 26 है, इसके सामने चिन्ह माइनस है तो माइनस यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है बच्चे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू 3 बन गया। y की वैल्यू बच्चे 3 प्राप्त हो गया है ना। अब यही मान उठाकर अंतिम वाले समीकरण में रखिएगा। अंतिम समीकरण क्या है भाई? ये वाला है, ये वाला। इसमें उठा कर रख देंगे समीकरण नंबर 5 में। आप लिख देना यहाँ पर अब लिखना है, इसे चिन्ह हमारे के लिख दो बच्चे। y बराबर 3 का मान समीकरण नंबर 5 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 5 में रखने पर। अब समीकरण 5 क्या है उसको उतारो पहले आप। x इक्वल टू ब्रैकेट में 13 माइनस के 3y, और पूरे के बट्टा में क्या करिएगा? 2 कर दीजिएगा। अब यहाँ पर बनेगा x इक्वल टू 13 माइनस के 3y, 3 इंटू y का मान कितना हम प्राप्त किए भाई? 3 ना। यहाँ पर करेंगे 3 अपान में 2। अब इसको हल करो बच्चे, हल करो। x इक्वल टू 13 माइनस के 3 में 3 से गुणा करने पर हो जाएगा 9, अब पूरे के बट्टा में 2। तो x इक्वल टू 13 में से 9 गया, बनेगा 4, और 4 बट्टा में 2 का मान कितना होता है? 2 हो जाता है। बन गया आपका आंसर। बहुत प्यारा आंसर आया है। नीचे लिखिए उत्तर में x बराबर 2 और कामा y बराबर कितना है? 3 है। यही आपका क्या हो गया? उत्तर हो गया। क्लियर बच्चे, यही आपका आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप इसको भी बहुत अच्छे से सीख गए होंगे। ये दशमलव में भी दिया है ना, तो भी आप इसको अच्छे से बना पाएंगे। चाहे दशमलव किसी तरह का कोई भी प्रश्न बना के देना, आप हवा में उसको उड़ाओगे मेरे प्यारे बच्चे, मेरे परिंदे, इसको हवा में आप उड़ाओगे। ये प्रश्न नंबर 5 और 6 देखो, ये प्रश्न थोड़ा सा अलग है इस बार ये वाला थोड़ा सा 5वां नंबर अलग है, क्योंकि इसको करड़ी में दे दिया है बच्चे। तो वैसे इसको भी हल करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या इसमें दिक्कत है भाई? कुछ नहीं, बस आराम से हल करो। पहला इसको मानो, इसको दूसरा मानो। अब क्या करेंगे ना, प्रश्न नंबर पहला उतारेंगे। उतारने के बाद मेरे बच्चे इसको उतारने के बाद हम करेंगे अकेला। करड़ी में 2x इक्वल टू, करड़ी में 3y इधर प्लस में, उधर गया तो क्या हो जाएगा भाई? माइनस के हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अभी भी हमारा ये पूर्ण हल नहीं हुआ, क्योंकि अभी x हमारा अकेला नहीं है। x को हम अकेला करेंगे तो बनेगा क्या? माइनस के करड़ी में 3y, और इधर करड़ी में 2 हमारा इधर गुणा में, इधर गया तो क्या हो जाएगा? भागा में हो जाएगा। क्लियर बच्चे, इधर भागा में हो जाएगा। यानी x की वैल्यू हमको मिल चुका है माइनस के करड़ी में 3, y बटे में करड़ी में 2। क्लियर बच्चे, अब इसको थोड़ा सा क्रम में आप करना चाहोगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस के। देखो, करड़ी में कोई ऊपर संख्या होता है ना, ऐसे अगर कोई करड़ी में 2 बटा करड़ी में 3/2 लिखे तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, पूरे को करड़ी में, पूरे को 3/2 पूरे को होल करड़ी में आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर करड़ी में 3/2 हो जाएगा, और इधर गुणे में y को ऐसे ऊपर कर लो, इधर गुणे में क्या करो? y कर लो, ऊपर ही ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है, ये बन जाएगा। इसको आप मान लो समीकरण नंबर 3। ठीक है बच्चे, अब आप करना क्या? अब आपको क्या करना होगा बच्चे? सबको पता है ना, अभी मैंने बताया था कि समीकरण 3 की वैल्यू उठा के समीकरण नंबर 2 में रखना होगा। तो अब आप यहाँ पर लिखिएगा, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 हमारा क्या है? ये रहा, करड़ी में 3y, यहाँ पर सॉरी बच्चे, यहाँ पर x रहेगा, यहाँ पर क्या होगा ना, यहाँ पर x रहेगा। देख लेता हूँ, करड़ी में 3x, हाँ x रहेगा। ठीक है ना, यहाँ पर करड़ी में 3x इंटू करड़ी में 8y है। हाँ ठीक है, ठीक बच्चे, यहाँ पर करड़ी में 3x हो जाएगा, x हो जाएगा, गलती से मिस्टेक हो गया था, माइनस के, गलती से मिस्टेक समझते हो ना। करड़ी में y इंटू के 8 इक्वल टू के 0। समीकरण 3 उतार लिए, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर करड़ी में 3 x की जगह पे आप ये वाला मान उठा के रखो। यहाँ पर क्या दिया गया है? यहाँ पर दिया गया ना इंटू के माइनस के, इसको माइनस को ना अंदर ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस को इधर बाहर चाहे अंदर कहीं भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अंदर डाल देंगे। करड़ी में 3 बटा में
बट्टा में पूरे के बट्टा में कर दूं क्या अलग अलग कर दूं, अलग अलग रहने दो, ठीक है। बट्टा में 2 इंटू के वाई ब्रैकेट बंद, माइनस के करड़ी में 8 वाई बराबर 0 हो जाएगा। क्लियर बच्चे, इसको थोड़ा सा ऊपर ले चलते हैं, इधर जगह कम, इसको उधर हल करते हैं, ठीक है बच्चे। तो ये क्या बनेगा ना, ये देखो पहले यहाँ पर समझ लेते हैं इसको। करड़ी में करड़ी से गुणा होगा, ये बन जाएगा करड़ी का हट जाएगा। 3 में 3 से 2 बार करड़ी में है ना, तो सिंगल करड़ी बन जाएगा। और ये बट्टे में 2 है करड़ी में, तो ये बट्टे में 2 करड़ी में लग जाएगा माइनस के। इधर y था, y आपका वैसे ही उतर जाएगा। क्लियर बच्चे, फिर इधर माइनस आया तो माइनस को उतार लेंगे, करड़ी में 8 y बराबर 0 कर लेंगे। अब इन सबको एक साथ इकट्ठा हल करिएगा, इन सबको एक साथ इकट्ठा हल करिएगा। आपको दिख पा रहा होगा कि इसकी वैल्यू 0 हो रही है, आपको दिख पा रहा होगा कि इसकी वैल्यू 0 हो रही है। 0 क्यों हो रही है बच्चे, 0 क्यों हो रही है, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। क्या करेंगे ना, इस दोनों y वाले को y यहाँ से कॉमन करेंगे, यहाँ पर भी y यहाँ पर भी है, इसको कॉमन कर लो, सिंपल। यहाँ क्या बचेगा, माइनस के 3 बट्टे करड़ी में 2 माइनस करड़ी में 8 बराबर 0। अब देखो इस y के पूरे के साथ ये पूरा गुणा में, हालांकि इसको हम हल कर सकते हैं लेकिन हल मत करिएगा। ये y के साथ पूरा का पूरा गुणा में, उधर गया तो हो जाएगा भागा में। और आपको पता ही है कि किसी भी जीरो में, किसी भी इस पूरे संख्या से इधर भाग देंगे ना, माइनस के 3 अपन करड़ी में 2 माइनस करड़ी में 8, किसी संख्या से 0 में भाग देंगे ना तो इसकी वैल्यू 0 ही प्राप्त होगी, यानी y की वैल्यू हमको मिल गया 0। अब जब y 0 मिल गया ना, तो कहा गया समीकरण नंबर 3, यहाँ 0 रहोगे तो x का मान भी कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। आप लिखिएगा y बराबर 0 का मान, ऐसे आप नीचे लिखिएगा, ठीक ना। यहाँ से आगे हल करिएगा, यहाँ से आगे हल करिएगा, यहाँ पर लिखिएगा y बराबर 0 का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, का मान समीकरण 3 में रखने पर अब समीकरण 3 में रखोगे तो पता है क्या प्राप्त होगा बच्चे, माइनस के करड़ी में 3 इंटू करड़ी में 2 y, x इक्वल टू माइनस के करड़ी में 3 बट्टा करड़ी में 2 y का मान 0 हो जाएगा, यानी कि पूरे की वैल्यू कितना हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब आप उत्तर में लिख दीजिएगा, आराम से उत्तर में लिख दीजिएगा कि x बराबर 0 और y बराबर भी 0, यही इसका आंसर हो गया। क्लियर बच्चे, इसको थोड़ा नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट मार लो, मैं इसको भी हल कराऊंगा। इसके लिए इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है बच्चे, इसको मिटाना पड़ेगा। इसको क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ, ठीक है। देखो बच्चे, इसको थोड़ा सा मिटा के, भाई स्मार्ट बोर्ड नहीं है तो काम तो चलाना पड़ेगा इसी व्हाइट बोर्ड पर ही, ठीक है। देखो अगर आप लोग की दया दृष्टि रही, आप लोग का मेहरबान रहोगे तो स्मार्ट बोर्ड भी भविष्य में ले ही लूँगा, ठीक है। बस आराम से वीडियो को अंत तक देखते रहो बच्चे, और अपने दोस्तों को शेयर भी करते रहो, और चैनल को सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जल्दी से जल्दी हो सकता है कि मेरे को सपोर्ट मिले और मैं जल्दी से जल्दी हो सकता है तो स्मार्ट बोर्ड भी ले सकूँ, ठीक है बच्चे। अब देखो इस भिन्न वाले प्रश्न को हल करना है ना, इसके लिए भी सेम वही काम। आपको मैंने क्या बोला था, भिन्न वाले को हटा दो, भिन्न हटा दो बच्चे, तो इसका एलसीएम ले लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम कितना बनेगा भाई, 6 बन जाएगा। 2 और 3 का एलसीएम 6 बन जाएगा। अब 2 से भाग देंगे 6 में कितनी बार जाएगा, 3 बार, और 3 से 3 में गुणा करेंगे 9x मिलेगा, माइनस 3 से भाग देंगे 6 में 2 बार जाएगा, और 2 से 5 में गुणा करेंगे 10y बनेगा, बराबर कितना मिल जाएगा, माइनस के 2। अब ये इधर भागा में, उधर गया तो गुणा में हो जाएगा, 9x माइनस के 10y बराबर 6 दूना कितना बनेगा भाई, माइनस के 12 बन जाएगा। क्लियर है ना। और इसके पहले आप इसको समीकरण नंबर 1 2 मान लीजिएगा, ये समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 है। अब जो नया वाला मिल रहा है इसको हम क्या मानेंगे, जो नया वाला मिल रहा है समीकरण नंबर 3 मानिएगा। समीकरण 3 हो गया। अब इसको हल करके फिर वही काम करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे, 6 प्राप्त होगा। 2 और 3 का एलसीएम 6 मिलेगा मेरे बच्चे, 6 मिल जाएगा। और इस 6 वाले में क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे 6 में 2 बार जाएगा, और 2 से x में गुणा करेंगे 2x मिलेगा, प्लस 2 से भाग देंगे 6 में 3 बार जाएगा, और 3 से y में गुणा करेंगे 3y बनेगा, बराबर 13 बटा के 6। अब इसको आप पुनः हल करिएगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 बटा में 6। 6 है ने भागा में, होने गया तो गुणा में हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, 2x प्लस 3y बराबर 13। यह हमारा मिल गया समीकरण नंबर 4। क्लियर बच्चे, ये समीकरण नंबर 4 हो गया, समीकरण नंबर 3 हो गया। अब आप पुनः इसको वैल्यू को, अब देखो, अब यहाँ से प्रतिस्थापन करना है ना। हमने अभी तक क्या किया था कि भिन्न को हटाया था, सिंपल बनाया था। अब जब सिंपल बन गया ना, तो अब इसको अकेला करेंगे, किसी एक को अकेला करेंगे। मैं समीकरण 3 को अकेला करता हूँ, समीकरण 3 को आगे बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, 9x माइनस 10, देखो अब इसको 9x बराबर 10y है ना, माइनस में होने गया तो प्लस में हो जाएगा,
तो 10y उधर प्लस में माइनस के 12, इस माइनस के 12 है, इसको माइनस के 12 रहने दीजिएगा। 10y इधर प्लस में था, माइनस में था, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो प्लस वाले को पीछे से लिखो 12 के, चाहे 12 के आगे लिखो, बात एक ही होता है। तो मैंने आगे लिख दिया है, बस आगे किसी को आगे चाहे पीछे लिखो, क्रम बदलने से कोई दिक्कत नहीं है, बस चिन्ह सही सही होना चाहिए। अब क्या करेंगे, 9x बराबर 10 माइनस के 12 बन गया। अब x के साथ 9 है गुणा में, होने जाएगा तो हो जाएगा बच्चे भागा में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। इसको आप मानिएगा समीकरण नंबर 4। अब पुनः इसको भी हल करेंगे बच्चे। अब इसको हल करेंगे, क्या करेंगे ना, ये समीकरण नंबर 4 का मान उठाकर समीकरण नंबर 4 तो पहले से मानो, इसको 5 मानना पड़ेगा। समीकरण 5 का मान उठाकर समीकरण नंबर 4 में रखने पर अब इसी के नीचे आप लिखिएगा समीकरण 5 का मान, समीकरण 5 का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है बच्चे, समीकरण 4 में रखने पर। अब समीकरण 4 हमारा यही है ना, उसको आप उतार लीजिए। 2x प्लस 3y बराबर 13, बराबर क्या रखिएगा, 13 रख दीजिएगा। 2x प्लस 3y बराबर 13 रख दीजिएगा और यहीं पे इसका मान उठा के रखेंगे। यहाँ पर देखो बच्चे क्या रखना होगा, तो x की जगह पे हाई पूरा वैल्यू उठा के रख दीजिएगा। ये जो पूरा वैल्यू दिया है ना, उसी को इस x की जगह पे रख दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है, 2 है तो 2 उतरेगा और x की जगह पे हाई लिखा जाएगा 10y माइनस के 12 और पूरे के बटा में 9 बराबर देखो भाई सही उतारे हैं ना, माइनस के 12, ठीक है सही है। अब देखो ये x की वैल्यू हो गया प्लस के 3y बराबर 13 कर दीजिएगा। अब इसका ब्रैकेट तोड़िए, ब्रैकेट तोड़ना आसान है, 2 से 10 में गुणा करेंगे, 2 दहा में 20y और पूरे के बटा में 9 हो जाएगा, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा भाई, बटे में पूरे के बटा में 9 करिएगा, पूरे के बटा में 9, ठीक है बेटे, पूरे के बटा में 9 करेंगे। अलग अलग भी कर सकते हैं क्या, अलग अलग कर ले बेहतर रहेगा ना, हाँ अलग अलग कर लो, ठीक है, अलग अलग कर लो। इसके भी बट्टे में ये 9 आ जाएगा, फिर 2 से इसमें गुणा करोगे बच्चे, माइनस 2 से 12 में गुणा करोगे 24 बनेगा। अब पूरे के बटा में 9, 2 से 12 में गुणा किया, 12 दूना के 24। अब ये जो 9 है ना, दोनों के बट्टे में कर दिया हूँ मैं, ठीक है। फिर प्लस 3y बराबर 13, इसको थोड़ा आगे बढ़ा के हल करना पड़ेगा, भीम के जुड़ की तरह है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के हल करना पड़ेगा बच्चे। मैं और इसको आगे बढ़ाता हूँ, इधर हल करता हूँ, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे बच्चे ना, ये वाला उठा के इधर हल करेंगे, तो y वाले को y के साथ रख लेते हैं, इसको उधर भेज लेते हैं, तो ये वाला और ये वाला एक साथ रह जाएगा। इधर 24/9y इधर माइनस में उधर गया तो हो जाएगा प्लस में, यानी कि क्या बनेगा 20y बटे में 9 और प्लस के 3y बराबर क्या बनेगा, बराबर 13। और इधर देखो माइनस के 24/9 इधर प्लस में, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, उधर माइनस में था, ठीक है बच्चे, उधर माइनस में था, इधर आके प्लस में हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको हल करिए, 20y, अब देखो 9 से 3 में गुणा करेंगे, प्लस 9 तरीके 27y पूरे के बटा में 9 बराबर, इसको भी गुणा करेंगे, 9 से 13 में गुणा करेंगे, 13 9 117 हो जाएगा, ठीक है। 13 9 117 प्लस के 24 पूरे के बटा में 9 कर दीजिएगा। देखिए दोनों के बटे में 9 है ना, तो 9 से 9 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा मेरे बच्चे, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़िए, 20 को 27 को मिले कितना हो जाएगा 47y बराबर 117 को और 24 को मिले कितना हो जाएगा 7 4 11 के 1 हासिल 1 और 2 1 3 और 3 1 2 1 3 और 3 को 1 हासिल 4 को, ठीक है। अब यहाँ पर बन जाएगा कितना 141 सिर्फ आपका बनेगा। अब बच्चे 47 हमारा इधर भागुणा में उधर गया तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो y की वैल्यू 141, अब पूरे के बटा में कितना कर लीजिएगा 47, ये 3 बार जाएगा क्या, हाँ 3 बार जाएगा, 3 बार में कट जाएगा, यानी y की वैल्यू हमको प्राप्त हो गया 3। अब y का मान 3 हो गया तो x का मान कितना मिलेगा, आप उसी के नीचे लिखिएगा, जगह नहीं तो मैं इधर लिखता हूँ, आप यहाँ पर लिखिएगा y बराबर 3 का मान समीकरण नंबर किस में रखना भाई, समीकरण नंबर 5 में, अंतिम समीकरण नंबर 5 है ना, 5 में रखो, ठीक है, का मान समीकरण नंबर 5 में रखने पर, ठीक है, 5 में रखने पर। अब 5 में आप रखोगे बच्चे तो क्या प्राप्त होगा, x इक्वल टू के 10y माइनस के 12 और बटा में 9, x इक्वल टू y की वैल्यू हम प्राप्त किए हैं बच्चे 3 माइनस के 12 और पूरे के बटा में 9, x इक्वल टू 10 30 और 30 को में से 12 को घटाइएगा, बटे में 9 करिएगा, तो 30 को में से 12 हो जाएगा कितना घटेगा 18 बटा में 9 2, यानी कि x की वैल्यू हमको 2 मिल चुका है। अब आराम से नीचे लिख दीजिएगा मेरे बच्चे, उत्तर बराबर x बराबर 2 और y बराबर 3, आपका यही बन चुका है आंसर। क्लियर बच्चे, मुझे उम्मीद है कि इसको सीख गए होंगे अच्छे से, पता है इसमें क्या दिक्कत है, थोड़ी सी कैलकुलेशन बस बड़ी है
और कुछ इसमें समस्या है नहीं, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ाया गया है, ठीक है ना बच्चे। ये प्रश्न नंबर 2, इसमें लिखित कहानी दिया है इबारती प्रश्न की तरह। इसमें पूछ रहा है कि यम के किस मान के लिए वैल्यू सिद्ध हो जाएगी। तो बच्चे सिंपल प्रश्न है, देखो पहले प्रश्न पढ़ते हैं। 2x + 3y = 11 और दूसरा समीकरण जो है वो 2x - 4y = -24 को हल कीजिए। इसको हल करना है बच्चे, और इसमें ना यम के वह मान ज्ञात करो, यम का ऐसा वैल्यू ज्ञात करो जिसके लिए ना y = mx + 3 हो जाए, यानी कि ये दोनों पक्ष आपस में बराबर जाए, यम का वह मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए सिंपल सा काम है कि पहले इन दोनों समीकरण को हम उतारेंगे, इन दोनों समीकरण को उतार करके बच्चे इनको हल करेंगे। आप किसी से भी हल कर सकते हो, विलोपन से या फिर प्रतिस्थापन से, हालांकि मैं इसको प्रतिस्थापन से ही हल करूंगा, ठीक है ना। प्रतिस्थापन से हल करके x और y का मान निकालिएगा, और जो x और y की वैल्यू प्राप्त होगी उस वैल्यू को उठा के इस समीकरण में मेरे बच्चे रख देना, यम की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। यम का ही ना मान हमको ज्ञात कर रहा है, यम का मान, यम का वह मान, यही ना पूछा है कि यम का वह मान। तो बच्चे यम का मान ज्ञात करने के लिए x y की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, m की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। लेकिन पहले हमको x और y ज्ञात करना पड़ेगा। अब x y कैसे ज्ञात होगा बच्चे, इसके लिए इन दोनों समीकरण को हम उतारते हैं। 2x + 3y = 11 है, इसको मानिएगा समीकरण नंबर 1। और अगला हमारा क्या है, 2x - 4y = -24 है, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है, ठीक है बच्चे। हम क्या करते हैं कि इसको हल करते हैं प्रतिस्थापन से। इसके लिए इसको अकेला करना पड़ेगा, इसमें किसी एक चर को अकेला करना पड़ेगा। मैं x को अकेला करता हूँ, 2x के साथ 3y इधर प्लस में, उधर गया तो 11 के साथ माइनस में हो जाएगा। अब देखिए ना, x अभी अकेला नहीं है, इसके साथ 2 गुणे में, उधर गया तो क्या हो जाएगा भाई, भागा में हो जाएगा, यानी कि बट्टे में हम कर देंगे 2। ये हमारा x की वैल्यू मिल गया, इसको हम मानेंगे समीकरण नंबर 3। अब ये समीकरण नंबर जो 3 प्राप्त हुआ है, इसकी वैल्यू उठा के समीकरण नंबर 2 में रखा जाएगा। अब आप नीचे लिखिएगा समीकरण नंबर 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है बच्चे, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है उसको उतारते हैं। समीकरण 2 हमारे पास लिखा गया है 2x - 4y = -24, यही लिखा गया भाई ने समीकरण 2, इसको उतार लिए। अब यहाँ पर x का जो मान प्राप्त हुआ है ना, उसको उठा के रखिएगा। 2 गुणते x की जगह पे 11 - 3y और पूरे के बटा में 2, फिर माइनस है तो माइनस उतरेगा 4 है, 4 उतरेगा y है, y उतरेगा बराबर है, बराबर, फिर -24 है तो -24 उतारेंगे। अब नीचे जगह कम पड़ रहा है, इसको मैं इधर हल करता हूँ, ठीक है, इसको मैं इधर हल करता हूँ, ठीक है बच्चे। तो अब आप इधर हल करिएगा, देखो ना 2 से 2 पहले कटा लो आप। अब इसको उतार लीजिएगा, इधर क्या बचेगा, 11 - 3y बराबर माइनस के, नहीं बराबर नहीं है, माइनस से, ठीक है, -4y बराबर -24। अब इसको आप हल करो बच्चे, जितने x वाले मतलब जितने चर हैं उनको एक तरफ और अचर को एक तरफ करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा 11 बिना चर वाला है, मतलब कि अचर है, इसको उधर भेज देंगे तो इधर बचेगा -3y - 4y बराबर -24। 11 इधर प्लस में, उधर गया तो हो जाएगा -11। अब इनको एक साथ जोड़ लेते हैं, चूँकि दोनों को माइनस माइनस है तो जुट जाएगा, -3 और -7y दोनों जुट जाएगा, तो 3 और 4 मिलकर हो जाएगा 7y, चिन्ह माइनस का ही लगेगा। अब 24 में 11 जोड़ोगे बच्चे तो ये आपका कितना बन जाएगा, 25, अब 25 10 35, ये बन जाएगा आपका -35, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 इधर गुणा में है, उधर जाएगा तो 7y के साथ गुणा में, उधर गया तो हो जाएगा भागा में, यानी कट के इसकी वैल्यू मिल रही है 5। y का वैल्यू हमको 5 मिल गया। तो अब वैसे ही x का मान निकालने के लिए यह y का मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। आप लिखिएगा y बराबर 5 का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, ठीक है बच्चे, समीकरण 3 में रखने पर। अब समीकरण 3 हमारा क्या लिखा गया है, सिंपल सा समीकरण था बच्चे, x = लिखा गया था 11 - 3y और पूरे के बटा में 2, यही लिखा था ना। अब यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, 11 - 3 इंटू y का वैल्यू कितना दिया है भाई, 5 दिया है, बटे में 2 कर देंगे। इसको और आगे बढ़ाएंगे तो 11 5 3 15 -15 पूरे के बटा में 2, ठीक है बच्चे,
पूरे के बट्टा में 2। अब देखो ना 11 में से 15 तो नहीं घटेगा, तो 15 में से 11 घटाएंगे, इसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी बच्चे -4 अब बटा में 2, 2 से 4 कटेगा -2 मिल जाएगा। ठीक है बच्चे, y की x की वैल्यू -2 मिल गया। यानी कि आप फिर आगे करिएगा, यहाँ पर लिखिएगा x बराबर हमको मिला है कितना, x बराबर -2 मिला है और y बराबर हमको कितना मिला है, +5 मिला है। तो x और y का मान उठा करके इस समीकरण में रखना पड़ेगा। ये हमारा x और y, हमसे बोला था ना कि इसको हल करिए, मैंने इसको हल करके x y का मान निकाल दिया, पहला हमको उत्तर मिल चुका है। अब इसके आगे थोड़ा सा प्रश्न को और आगे बढ़ाया है कि यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो जाए। यम का ऐसा मान ज्ञात करो जिसके लिए ये दोनों आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो यम का मान ज्ञात करने के लिए इस समीकरण को पहले हम उतारेंगे। इसके लिए ना इस समीकरण को उतारिएगा आप, y = mx + 3। अब वैल्यू रखेंगे y का और x का। y हम कितना प्राप्त किए हैं, 5, तो y की जगह पे 5 रखिएगा, बराबर m का मान हमको नहीं पता है, इंटू x का मान कितना दिया है, -2 + 3। 5 = 2 से m में गुणा करेंगे, -2m बनेगा, +3 बन जाएगा। 3 हमारा इधर प्लस में, इधर तो हो जाएगा माइनस में, यानी कि 5 में से 3 घटाएंगे बराबर -2m। 3 में से 5 में से 3 गया, आएगा 2 बराबर -2m। यम के साथ 2 हमारा इधर गुणा में, इधर आएगा तो हो जाएगा भागा में, यानी कि 2 बट्टे में -2 बराबर m। जरूरी नहीं है कि यम इधर हो, उधर भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि जो हमारा चर है उसको इधर ही रखना है, नहीं भाई, आप इधर चाहे इधर कहीं भी रखो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 2 हमारा कट जाएगा, मिलेगा 1, यानी कि m की वैल्यू कितना प्राप्त हो रहा है भाई, -1, यानी कि आप उत्तर में लिखिएगा, उत्तर बराबर x की वैल्यू हमको मिला है -2 और y की वैल्यू मिला है +5 और m का मान मिला है हमको कितना, -1। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चे? ये प्रश्न नंबर 3 हमसे बोल रहा है कि ये इबारती प्रश्न है। अब इस इबारती प्रश्न का रैखिक समीकरण 2 हमको खुद बनाना पड़ेगा और बना करके उसको प्रतिस्थापन विधि से हल करके उसका मान ज्ञात करना होगा। तो बच्चे आप ध्यान से समझो, पहले ये जो हम लोग को इबारती प्रश्न बनाया है ना, इसका समीकरण जो 2 रैखिक समीकरण हम लोग अभी देख रहे थे ना कि 2 समीकरण हमको देता था, फिर उसको हल करते थे। यहाँ पर समीकरण का नामो निशान तक नहीं दिया है, हमको खुद अपने से अपना दिमाग का भेजा का प्रयोग करके, अपने सेंस का प्रयोग करके समीकरण बनाना पड़ेगा। जब 2 समीकरण बन जाएंगे तो उसके बाद उसको हल करना पड़ेगा। तो मेरे बच्चे आप मेरी बात ध्यान से सुनो, ये समीकरण बनाने वाला काम ना बहुत बच्चे तो हल करने वाला सीख जाते हैं, हल कर भी लेते हैं, आप लोग भी सीख गए हो, लेकिन समीकरण बनाने में बच्चे थोड़ा फंसने लगते हैं। इसलिए आप इस समीकरण बनाने में न फंसो। किसी भी तरह का प्रश्न दे तो वीडियो को एकदम अंत तक ध्यान से देखो बच्चे, और आपको मैं बहुत आराम से प्यार से सिखाता हूं समीकरण कैसे बनाते हैं और उसको कैसे फिर हल करते हैं। देखो क्या बोला है ना, पहले प्रश्न को ध्यान समझना, मेरी बात फिर से सुनो। पहले किसी का समीकरण बनाने के लिए ना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी भी प्रश्न, किसी इबारती प्रश्न को समीकरण बनाने के लिए उसमें ध्यान से देखना कि उसमें 2 अज्ञात राशि दिया होगा, 2 अज्ञात वस्तु की बात की जा रही होगी। अब 2 अज्ञात वस्तु होगा तो दोनों का आप मानना कि पहला x से दूसरा क्या मान लेना, y मानना इन जनरली। यानी क्या करेंगे, 2 संख्याओं का अंतर 26 से। देखो यहाँ पर 2 संख्या की बात कर रहा है ना, अब हमको पता ही नहीं है कि कौन कौन संख्या है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि पहली संख्या। 2 संख्या की बात किया है ना, तो इसमें पहली लिखना पड़ेगा, माना कि पहली संख्या। ठीक है बच्चे, पहली संख्या बराबर x। अब वैसे ही अगला लिखेंगे माना कि, यहाँ पर की छूट गया है, माना कि दूसरी, ठीक है, दूसरी के लिए दूसरी करेंगे, दूसरी संख्या के लिए डैश कर देंगे, दूसरी संख्या बराबर क्या मानिएगा, y मान लीजिएगा। अब दोनों संख्या हम मान चुके हैं कि एगो x है, दूसरा y है। जैसे नहीं होता है कि 2 संख्या हम ले लें, एगो जैसे हमारे पास पैसा है, एगो 5 का सिक्का है, एगो 10 का सिक्का है, तो हमारे पास जो पैसा होगा 5 है और 10 का ना होगा। वैसे यहाँ पर जो संख्या है उस संख्या के बारे में हमको नहीं पता है, तो मान लेते हैं कि एगो संख्या x एगो y, ये संख्या ही माना जाता है। ये संख्या को देखना, अभी x y मत देखना, ये सोचना कि ये कुछ संख्या है, ये 10 है, ये 20 है, मतलब कुछ भी यार, जरूरी 10-20, कोई भी एक संख्या सोचना ऐसे है। ठीक है, अब हमको क्या बोला, दोनों संख्याओं का योगफल, जो दोनों संख्याओं का योगफल बन रहा है ना बच्चे, दोनों संख्याओं का अंतर, अंतर 26 है। अंतर का मतलब पता है क्या होता है, घटाना होता है, यानी कि दोनों संख्या को हम घटाएंगे बच्चे तो 26 मिल जाएगा। हमारी संख्या तो यही माने हम अपने अनुसार, तो इन दोनों को घटाने पर ना बच्चे 26 मिल रहा है। यानी कि क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे शर्त 1 लिख करके बच्चे, या फिर प्रश्नानुसार 1 लिख के काम चलाते हैं। यहां पर शर्त 1 लिख के अब हल करेंगे इसको। क्या शर्त 1 बोला है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है,
यानी कि इन दोनों को अंतर 26 है ना बच्चे, यानी इन दोनों को घटाएंगे तो 26 मिल जाएगा। दोनों को क्या करिएगा भाई, घटा दीजिएगा, बराबर कितना मिलेगा, 26 मिल जाएगा। इसने साफ साफ स्वच्छ अक्षरों में लिखा था कि अंतर 26, यानी कि दोनों को घटाने पे 26, मैंने घटा के 26 लिख दिया। समीकरण 1 मान लेंगे। अब वैसे ही बच्चे शर्त नंबर 2 इधर लिखिएगा, शर्त नंबर 2। अब शर्त नंबर 2 में क्या बोल रहा है, और एक संख्या उसके आगे पढ़ेंगे तो शर्त 2 मिलेगा। कुछ बच्चों को कहें सोचेंगे कि सर जी शर्त 2 लिख के बोलेगा, नहीं, उसी में लिखा रहेगा, आपको पकड़ना पड़ेगा। तो आगे पढ़ेंगे तो खुद ही बुझा जाएगा कि शर्त 2 ये बोल रहा है। आगे बोल रहा है ना कि यदि एक संख्या दूसरी संख्या की, एक संख्या दूसरी संख्या, यहाँ पर छूटा है बच्चे, दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि जो पहली संख्या है वो दूसरी से 3 गुनी है। ध्यान से समझो, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। जो एक संख्या है ना वह दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि जो दूसरा संख्या जितना भी हो रहा होगा बच्चे, दूसरी संख्या जितना भी हो रहा होगा उसके 3 गुना हो रहा होगा एक संख्या, ठीक है ना, एक संख्या। यानी कि जब हमारा x जितना बन रहा होगा उसके 3 गुना y मान लीजिएगा। क्या बोला है, एक संख्या दूसरी संख्या के, यहाँ बराबर लगा लो, ऐसे बस बराबर कर लो। कहोगे सर जी 100 बराबर क्यों कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, ध्यान सुनो। मैं आपसे बोलूँ मेरे बात ध्यान सुनना, इसको कैसे करेंगे। मैं आपसे बोलूं कि इधर मैं हूं इधर आप हो, ठीक है। अब मैं बोलूं कि आपके वजन का मैं दुगुना हूं, आपके वजन से मैं दुगुना हूं, और ये आप हो, ये आप हो, ये आप हो, ये मैं हूं। अब मैं बोलूं कि आपसे मैं दुगुना हूं, आप हो 20 किलो का, तो मैं कितना हो जाऊंगा, 40। आपसे मैं दुगुना हूं तो मैं 40 किलो का हो जाऊंगा। तो दोनों लोगों को बराबर करने के लिए आपसे मैं दुगुना हूं ना, दुगुना जब मैं हूं तो 2 से गुणा आप में करना पड़ेगा ताकि बराबर हो सके दोनों, ठीक है ना। जिसको दुगुना बोलता है उसके विपरीत में 2 से गुणा करते हैं, तो मैंने इसमें 2 से गुणा किया, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे बच्चे, ठीक है। वैसे ही जो दुगुनी होगी ना उसके विपरीत में 2 से गुणा करेंगे, जो 3 गुनी होगी ना उसके विपरीत में 3 से गुणा करेंगे। तो हमको क्या बोला है, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, यानी कि जो दूसरी संख्या होगी उसके 3 गुना ये वाली संख्या है, ये वाली क्या है, 3 गुनी है इसके। तो इसमें हम 3 से गुणा करेंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा बच्चे, बराबर हो जाएगा। इसने साफ साफ बोला था कि एक संख्या दूसरी से 3 गुनी है, दूसरी से 3 गुनी है ना, तो 2 में 3 से गुणा करेंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब देखो यहां पर मिल गया हमारा x बराबर 3y, इसको मान लेना समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 आपको दिख रहा है, समीकरण 2 दिख रहा है, ये तो साफ साफ आंसर के करीब हो चुका है यार, इसमें कुछ करना ही नहीं है। देखो ना, क्यों नहीं करना है बच्चे, क्यों नहीं करना है, कारण क्या है, आप ये बताओ। प्रतिस्थापन में हम क्या करते हैं, किसी एक की वैल्यू अकेला करते हैं ना। देखो यहाँ x पहले से अकेला करके दे दिया है कि नहीं दिया है, x हमारा पहले से ही अकेला करके दे दिया है। अब यही वैल्यू उठा के समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर आप नीचे लिखिएगा समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बच्चे। अब समीकरण 1 को आप उतारो, यहाँ पर x माइनस के वाई बराबर 26। अब इसमें हम रखेंगे इसकी वैल्यू, x का जो मान है वो 3y के बराबर है, यानी कि x के जगह पे हम रखेंगे कितना, 3y माइनस के वाई बराबर 26। अब देखो 3y में से 1y घटेगा, कितना बचेगा, 2y बराबर 26। 2 है ना, गुणा में होने गया तो भागा में 13 आ गया। y का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चे, 13 आ गया, y का मान 13 आ गया, तो x की वैल्यू कितना होगा। अब यही काम, फिर नीचे जगह नहीं है, इसको मैं इधर लिखता हूं, यही काम आप क्या करिएगा, y बराबर 13 का मान किसी में रख दो, 1 में चाहे 2 में, किसी में रख लो, लेकिन मैं 2 में ही रखूंगा, सबसे अंतिम समीकरण में ही रखना होता है, मैं 2 में रखूंगा। हालांकि दोनों में रखोगे तो आंसर मिल जाएगा। लिख रहा हूं मैं y बराबर 13 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 में क्या बोला है बच्चे, x इक्वल टू के 3y, x इक्वल टू 3y, तो x इक्वल टू 3 इंटू वाई के जगह पे आप 13 रखिएगा, तो x की वैल्यू 13 या 39 मिल जाएगा, यानी कि आपको दोनों संख्या मिल चुका है। यहाँ पर लिख दीजिएगा उत्तर में, उत्तर बराबर पहली संख्या हम क्या माने थे, पहली संख्या कितना माने थे भैया, पहली संख्या हम x माने थे, यानी कि पहली संख्या x, पहली संख्या x, यानी पहली संख्या x बराबर कितना वैल्यू प्राप्त हुआ है हमको, 39। अब वैसे ही दूसरी संख्या हम कितना माने हैं भाई, दूसरी संख्या हमारी कितनी मानी गई है, दूसरी संख्या y मानी गई है, और y का वैल्यू हम कितना प्राप्त किए हैं भाई, 13। यही आंसर हो गया। देख रहे हो बच्चे, कितना आसान और कितना प्यारा सा प्रश्न है, एकदम आसान है, बस आपको पहले समीकरण बनाना सीखना पड़ेगा। अब देखो, अब जिसको थोड़ा सा समीकरण बनाने में डाउट हो रहा है या लग रहा है कि ये सीख गया हूँ, अगला और प्रश्न घुमा के दो तो कैसे बनाएंगे, टेंशन मत लो, अगला प्रश्न देखो उसमें
सिखाता हूँ कि समीकरण कैसे बनाएंगे। इसके 6 प्रश्न है ना, 6 आप आराम से देख लो। आप 6 देख लेने के बाद ना मैं इसकी पूरी गारंटी देता हूँ कि आपको समीकरण बनाने आ जाएगा। बच्चे ये प्रश्न नंबर 3 का दूसरा देखते हैं। ये प्रश्न वाला ना थोड़ा सा कोण के ऊपर बनाया है, लेकिन है बहुत आसान, बहुत सिंपल प्रश्न है बच्चे। देखो ध्यान से, क्या बोला है ना, दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो कोण ज्ञात करो या फिर उन्हें ज्ञात करो। भाई बात एकदम सिंपल सी बोला है कि दो संपूरक कोण हैं, उनमें से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। मैंने बोला था ना कि आपको प्रश्न पढ़ते समय अनुभव हो जाएगा, महसूस हो जाएगा कि दो चीज जो पूछ रहे हैं वो दोनों क्या है। तो इसमें दो पता है क्या है, एगो बड़ा कोण है और एगो छोटा कोण है, यही तो दो है, एगो बड़ा कोण एगो छोटा कोण। तो अब आप मान लीजिए, मानना आपको आसान हो गया कि माना कि बड़ा कोण बराबर, माना कि बड़ा कोण बराबर कितना मानिएगा, x डिग्री। अब वैसे ही नेक्स्ट माना के लिए डैश कर लो, की के लिए डैश कर दो। अब बड़ा नहीं लिखना, छोटा लिखना, तो यहाँ पर छोटा लिख दो, माना कि छोटा, फिर कोण के लिए डैश। छोटा कोण बराबर कितना मानिएगा, y डिग्री। ठीक है, हम बड़ा कोण और छोटा कोण दोनों मान चुके हैं। अब शर्त 1 के अनुसार क्या बोला है, शर्त 1 के अनुसार बोला है कि जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 अधिक है। अब इसको कैसे मानोगे, मेरी एक बात बताऊं बच्चे आपको, एक मैं अपनी छोटी सी राय दूं, मैं इस प्रश्न को किस तरह से सोचता हूं, आप भी उस तरह सोचो जो जनरली बन जाएगा। वैसे आपके पास अगर मेरे से बेहतर तरीका है तो आप उसे सोचो, अगर आपके पास कोई तरीका नहीं मिल पा रहा है तो मैं जैसे बता रहा हूं उसे सोचो। पता है क्या करना पड़ेगा आपको, बस एक छोटी सी बात समझो कि जिसको बोले उसको अपने में और अपने कुछ दोस्तों में या घर के परिवार के लोगों में मान लो, और उसके बाद जैसा जैसा बोल रहा है वैसा वैसा करने के लिए कोशिश करो और महसूस करो। इसमें बोला यही है कि छोटा वाला कोण और मान लो छोटा कोई भी हो, ठीक है, छोटा वाला कोई भी हो, ठीक है, छोटा वाला कोई भी है और बड़ा वाला ये है, तो छोटा जो कोण है वो बड़का से 18 को कम है। जैसे मैं बोलूं कि आपकी उम्र मेरे से 18 वर्ष कम है, ये आप हो, अब फिर से समझो, ये आप हो, ये मैं हूं, ये आप, ये मैं, इधर आप हो, आप थोड़ा छोटे हो, आप थोड़ा छोटे हो ना तो छोटा वाला y रहेगा, अब मैं बड़ा हूं तो x रहूंगा, ठीक है, आप छोटे हो तो y, मैं बड़ा हूं तो x रहूंगा, क्योंकि बड़ा की बात कर रहा है, ठीक है ना। अब ध्यान समझो, बोला है कि आप जो हो वो मेरे से 18 वर्ष छोट हो, आप मेरे से 18 वर्ष छोट हो, तो ये बताओ अगर मैं फिलहाल में अगर 30 वर्ष का होऊंगा तो आप कितना वर्ष के हो जाओगे, 12 वर्ष के। सिंपल बात है, आप 12 वर्ष के हो जाओगे ना। तो अब दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप 12 वर्ष के हो और मैं 30 वर्ष के हूं, तभी ना आप मेरे से 18 वर्ष छोटे जाओगे। तो दोनों को बराबर करने के लिए, छोटे आप थे 18, तो आप में हम 18 जोड़ दिए हैं, बराबर दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर अब हो जाएंगे। अब आप मेरे बराबर हो गए, यानी कि जो छोटा होता है ना उसी में जोड़ देते हैं, जितना छोटा है उतना जोड़ देते हैं। तो ये क्या था, आप 18 वर्ष छोटे थे तो 18 आप में जोड़ देंगे तो आप मेरे बराबर हो जाएंगे। यानी शर्त 1 बोल रहा था कि छोटा कोण बड़का से 18 को कम है, तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, बड़का जो होगा ना वो छोटका में 18 जोड़िएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। क्लियर है बच्चे, छोटका में 18 जोड़ देंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब अगला शर्त 2 देखते हैं, और शर्त 2 देख के उसको भी बना देते हैं। शर्त 2 इधर नीचे ही लिख देता हूं, ठीक है बच्चे, शर्त 2 लिख दो या फिर प्रश्नानुसार 2 लिख दो, दोनों बात एक ही होती है, ठीक है। अब शर्त 2 क्या बोल रहा है, इसको ब्रैकेट में बंद कर लो। शर्त 2 क्या बोल रहा है कि दोनों संपूरक कोण थे। देखिए अब एक आगे कुछ लिखा ही नहीं है। अब कुछ बच्चे कंफ्यूजन में आ जाएंगे कि सर ये शर्त 2 तो दिया ही नहीं है। अरे बच्चा बात नहीं है, ध्यान से पढ़ो ना मेरे महान बच्चे, मेरे प्यारे प्यारे क्विट बच्चे, तनी ध्यान से इन्हें पढ़ो ना। क्या लिखा है कि 2 संपूरक हैं, 2 संपूरक है, यानी कि जो दोनों थे वो संपूरक का मतलब होता है कि दोनों कोण का योगफल 180 अंश होना चाहिए। और कोटिपूरक होता है एक होता है, और इस संपूरक का मतलब आपको पता चल ही गया कि 2 कोणों का योगफल 180 अंश होता है बच्चे। तो यहां पर क्या करेंगे, दोनों कोणों को जोड़ेंगे, x प्लस वाई बराबर 180 अंश, दोनों को जोड़ के हम बराबर कर देंगे 180 अंश कर दिया जाएगा, ठीक है बच्चे, 180 अंश कर दिया जाएगा इसको, x प्लस वाई बराबर 180 अंश। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब इसको समीकरण नंबर 2 जब हम मान चुके हैं बच्चे, तो आराम से अब क्या करिएगा ना कि यहाँ पर प्रतिस्थापन के लिए किसी एक को अकेला करके किसी दूसरे में रख दीजिएगा। तो अकेला करने की जरूरत ज्यादा नहीं है। समीकरण 1 देखो ना, यहाँ पर x अकेला है ना, इसी का वैल्यू उठा के समीकरण नंबर 2 में रख दो। यानी कि आप लिख दीजिएगा समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है बच्चे, समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 मेरा क्या है,
x प्लस वाई बराबर 180 अंश। यहाँ x बराबर y प्लस 18 लिखा है, यानी कि इस समीकरण में जहाँ पर x है वो हट जाएगा, उसकी जगह पे ये वाला लग जाएगा, y प्लस 18 प्लस वाई बराबर 180 अंश, बराबर 180 अंश। अब देखो ना बच्चे, अंकों को एक तरफ बिना अंकों को एक तरफ, तो ये y और y इधर ही रह जाएगा, y प्लस वाई इधर ही रह जाएगा, 18 इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में हो जाएगा, 180 अंश माइनस के 18 अंश, तो y और y मिलके हो जाएगा 2y बराबर 2y, और 180 में से 18 घटाओगे तो 160 2 62, 162 बन जाएगा। ठीक है बच्चे, 162 यहाँ पर मिल जाएगा। अब देखो y के साथ 2 इधर गुणा में है, उधर जाएगा तो हो जाएगा भागा में, अब 2 से भाग देंगे तो 8 और 1 81, y की वैल्यू आ गया बच्चे 81 अंश। अब वैसे ही x का मान कितना निकलेगा, तो इसके आगे लिख दीजिएगा कि y बराबर 81 अंश का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है बच्चे, समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 मेरा क्या दे रहा है, यहाँ पर देखो x इजकल टू के वाई प्लस 18, y प्लस क्या लिखा है भाई 18 लिखा है, तो x इजकल टू वाई का मान हमको पता चला है 81 प्लस कर दीजिएगा 18, तो x इजकल टू क्या हो जाएगा 81 18 जोड़िए ना, 8 1 9 और 9 99 अंश आ जाएगा। देख रहे हो ना 99 आ गया, यानी कि आप यहाँ पर लिखिएगा बड़ा वाला कोड x है, x का मान है 99, y छोटा है जिसका वैल्यू है हमारा कितना है भाई, कितना दिया है x का मान 81 दिया ना, 81 सही है। अब यहाँ पर लिख दीजिएगा उत्तर में, उत्तर बराबर बड़ा कोण बराबर 99 अंश, और छोटा कोण बराबर कितना लिखिएगा बच्चे 81 अंश लिख दीजिएगा। यही आपका बन गया आंसर, यही आपका क्या बन गया आंसर। क्लियर है बच्चे, मुझे तो लग रहा है कि ये तो बहुत आप आराम से सीख गए होंगे, बहुत प्यार से सीख गए होंगे। ठीक है बच्चे ये प्रश्न नंबर तीसरे का। अब तीसरा देखो, ये गेंद और बल्ला के ऊपर बातें की जा रही हैं, समझ रहे हो ना। गेंद बल्ला क्या होता है, बल्ला मतलब कि बैट और गेंद मतलब जिसको फेंकते हैं वो बोला। तो यहाँ पे हो क्या रहा है ना कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 गो बल्ला लिया है और 3 गो गेंद 3800 रुपये में खरीदे हैं। देखो यहाँ पर भी 2 वस्तु की बातें की जा रही हैं, तो दोनों के लिए आप क्या करो कि अभी मान लो, देखो कैसे क्या करोगे ना कि माना कि एक गेंद एक बल्ला, पहले मान लो, पहले बल्ले की बात किया, पहले बल्ला ले लो, एक बल्ला का मूल्य बराबर x रुपये। ठीक है, वैसे अगला हो जाएगा माना कि एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपीज़। ठीक है, दोनों का मूल्य हम मान चुके हैं x रुपये और y रुपये। तो अब करना क्या होगा बच्चे, शर्त 1 के अनुसार हम क्या करेंगे, दोनों को बोला है ना कि दोनों का दाम 7 बल्ले और 6 गेंद का मूल्य 3800 रुपये है, 7 बल्ले का और 6 गेंद का मूल्य 3800 रुपये है। तो आप यहीं पे शर्त नंबर 1 लिख दो, शर्त 1 लिख करके इसको कार्य पे कर दो। क्या बोला है, 7 गो बल्ले का दाम। आप ये बताओ मेरे से, मैं बोलूँ कि एक कलम का दाम 5 रुपया है, तो 3 गो कलम का दाम कितना होगा 15 रुपये। कैसे मालूम चला, तो एक कलम के दाम में अधिक कलम के दाम से गुणा करेंगे मिल जाएगा। वैसे ही एक बल्ले का दाम x रुपये है, तो 7 बल्ले का दाम कितना होगा बच्चे, तो 7x हो जाएगा, 7 गुणित x होगा। अब देखो आगे बोला है आगे कि एक गेंद का, माना कि एक गेंद का मूल्य y रुपये है। अब बताओ एक गेंद का मूल्य y रुपये है तो 6 गेंद का कितना होगा, तो भाई 6 से y में गुणा करेंगे ना। देखो जब एक वस्तु का मूल्य पता होना, अधिक का पता करने के लिए गुणा करते हैं, तो हमको एक बल्ले गेंद का दाम y था, तो 6 गेंद का तो अधिक होगा, तो गुणा करेंगे मिलेगा 6y। और दोनों को जोड़ के 3800 रुपया दिया है ना, तो दोनों का पैसा जोड़ देंगे, बराबर हो जाएगा 3800, और इसी को मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब आगे लिखते हैं शर्त नंबर 2। ठीक है बच्चे, आगे हम लिखते हैं शर्त नंबर 2। अब ये क्या बोल रहा है ना, आप ध्यान से समझो। बोल रहा है कि बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद खरीदे। भाई देखो 3 बल्ला फिर खरीद लिया, तो एक बल्ले का दाम x था, तो 3 बल्ले का कितना बनेगा 3x प्लस। अब देखो एक बल्ले के एक गेंद का दाम y है, तो 5 गेंद का दाम कितना बनेगा 5y, बराबर कितना हो जाएगा भाई 1750 हो जाएगा, 1750। इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिएगा। अब ये समीकरण नंबर 1 हो चुका है और समीकरण नंबर 2 हो चुका है। अब आपको समीकरण जब बना के दे दिया गया है तो हल करने का तरीका तो आता ही है, उसी तरह से इसको हल करना होगा। लेकिन लो मैं इसको हल कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, समीकरण नंबर किसी को अकेला करता हूँ, 1 या 2 किसी को अकेला कर देता हूँ। मैं इस बार क्या कर रहा हूँ ना, चलो 1 को ही अकेला करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर शर्त 1 2 पूरा हो गया ना, समीकरण नंबर 1 को उतारिए, 7x प्लस 6y बराबर 3800। अब क्या करो ना, यहाँ पर देखो हम 6y इधर प्लस में, उधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा,
3800 माइनस के 6y। अब देखो यक्स के साथ 7 है ना गुणा में, होने गया तो क्या हो जाएगा भाई, भागा में हो जाएगा, इधर जाएगा तो हो जाएगा भागा में 7। ठीक है बच्चे, यानी x की वैल्यू हमको इतना मिल चुका है। अब यही वैल्यू उठा करके इसको मान लो आप समीकरण नंबर 3, अब ये वैल्यू उठा के समीकरण नंबर 2 में आप रख दीजिएगा, हल हो जाएगा आंसर। ठीक है ना। अब इधर इसको हल करते हैं, इसको इधर हल करते हैं। आप लिखना समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पे। ठीक है बच्चे, समीकरण 2 में रखने पर अब समीकरण 2 का मान क्या दिया बच्चे, यहाँ पर देखो 3x प्लस 5y बराबर कितना है भाई, 1750 है, 1750 है। अब यहीं पे हमारा वैल्यू रखा जाएगा, क्या रखा जाएगा भाई, तो x का मान हमने कितना प्राप्त किया है, x का मान जो है वो प्राप्त हुआ है ये पूरा का पूरा x इसमें जहाँ पे है ना वहाँ से x हटेगा और ये पूरा का पूरा पुट कर दिया जाएगा। ठीक है, पुट कर दिया जाएगा। तो 3 इंटू के x की जगह पे हम यहाँ पर रख देंगे 3800 माइनस के 6y, 3800 माइनस के 6y अपान में कर दीजिएगा 7 अब प्लस के 5y बराबर हो जाएगा 1750, बराबर 1750। अब इसको आप हल करो, थोड़ा सा इसको हल करो। देखो इसका ब्रैकेट तोड़ेंगे, 3 से गुणा करेगा 38 में और 3 से फिर गुणा करेगा 6 में और 7 हमारे इधर भागा में है, इसको उधर भेज देंगे। ठीक है ना, इसको हम उधर भेज देंगे। करिए इसको हल, 3 से इसमें गुणा करेंगे ना, 8 तरीके 24 के 4 हासिल 2 और 3 तरीके 9 और 9 2 11 के पीछे 00। भाई फिर से कर लो, देखते हैं एक बार कहीं गलती है। 3 8 24 4 हासिल 2 और 3 तरीके 9 2 11 सही है। माइनस तो माइनस 6 तरीके 18y। ठीक है, ब्रैकेट हमारा बंद हो जाएगा, पूरे के बटे में 7 लग जाएगा, प्लस के 5y बराबर 1750। थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, थोड़ा सा जोड़ घटाना का प्रयोग किया गया है, लेकिन कोई बात नहीं, आप पढ़ रहे हो हाई स्कूल में तो जोड़ घटाना तो आपको आना ही चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इससे घबराना भी नहीं है आपको। ठीक है, देखो 7 इधर बटे में है ना, तो इसका भी एलसीएम कुछ नहीं 1 मान लेंगे। अब इसका हर का लॉसा पर लेकर हल करेंगे, 7 और 1 का एलसीएम 7 बनेगा, 7 से 7 कैंसिल, ये पूरा उतर जाएगा। देखो अब इस पूरे को एगो पद मानो, इस पूरे को आप एगो पद मानो और एक पद ही है। इस पूरे के बटे में 7 से भाग देंगे, 7 में 1 बढ़ जाएगा। अब इस पूरे में 1 से गुणा करो, पूरे में तो इतना ही ना आएगा, इतना ही आएगा। 11 40 के पीछे 00 माइनस के 18y इतना आएगा, ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा। फिर प्लस है तो प्लस, अब 7 से 1 से भाग देंगे, 7 में 7 बार जाएगा, 7 से 5 में गुणा करेंगे, 7 5 35y बराबर हो जाएगा 1750। ठीक है बच्चे, अब एक काम करो, इस पूरे के साथ 7 इधर भागा में, उधर गया तो हो जाएगा गुणा में, यानी कि 11 4 के पीछे 00 माइनस के 18y प्लस के 35y बराबर क्या हो जाएगा बच्चे 1750। 7 है ने भागा में इधर आया तो हो जाएगा गुणा में। ठीक है भाई, अब इसको हल कर जाओ, हल कर जाओगे तो आंसर हो जाएगा। अब देखो ना, इस y के साथ y को ले लेंगे और ये इसको ना अंक को अंक की तरफ भेज देंगे, तो ये 18y इधर हो जाएगा माइनस के 18y प्लस के 35y बराबर क्या होगा, इसका इसमें गुणा करो 0 7 5 35 के 5 हासिल 3 7 7 49 और 49 3 49 को 3 को हो जाएगा 52 के 2 7 5 35 के 5 हासिल 3 और 7 7 49 और 49 को 3 को 52 के 2 हासिल 5 7 1 में 7 और 7 5 कितना होता है भाई, 7 5 हो जाता है 12। ठीक है, 12 माइनस के 11 40 माइनस के 11 400। ठीक है ना, 11 400। अब इसको हल कर देते हैं, थोड़ा सा जगह उधर कम है, इसको हम इधर लेकर जाते हैं, उस पूरे सिस्टम को इधर उठा कर लेकर जाते हैं। पहले समझ लो क्या करेंगे, ये 18y माइनस में 35y प्लस में, तो 18 और 35 माइनस प्लस मिलकर हो जाएगा माइनस, यानी 35 में से 18 घटा दीजिएगा बच्चे, 17 मिल जाएगा हमको, मिलेगा कितना 17y प्लस के बराबर। अब देखो 12,250 में से 11,400 घटा दीजिएगा, 12,250 में से 11,400 आप घटा दीजिएगा, 0 5 यहाँ 12 में से 4 गया, कितना बचेगा 8 बचेगा, 12 में से 4 गया 8 और इधर क्या हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, 850 बना। ठीक है, 850 बन गया। अब देखो 17y इधर 850, y के साथ 17 इधर गुणा में, उधर गया तो क्या हो जाएगा भाई, भागा में हो जाएगा, 17 5 85 0, y की वैल्यू कितना आ गया 50 आ गया। अब y का मान 50 आ गया, तो वैसे ही x की वैल्यू कितना होगा बच्चे, इसको भी आराम से हम निकाल सकते हैं, इसमें इसकी वैल्यू रख के। ठीक है ना, इसमें इसकी वैल्यू रखेंगे। ठीक है ना, समीकरण नंबर 3 में y बराबर 50 रखिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। लिखिए यहाँ पर y बराबर 50 का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है बच्चे, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 को आप यहाँ पे उतारो, यहाँ पे उतारो बच्चे। x इक्वल टू क्या लिखा है 3800 माइनस के 6y बटे में 7, x इक्वल टू
38 के पीछे डबल जीरो माइनस के 6 इंटू के y के वैल्यू हमको 50 दिया, यहाँ पर 50 रख देंगे और बटा में 7 कर देंगे। तो x इक्वल टू कितना मिल जाएगा भाई, x इक्वल टू कितना मिल जाएगा, आराम से इसको हल कर लेते हैं। 3800 माइनस के 6 5 30, 300 हो जाएगा, ठीक है ना, 300 हो जाएगा। अब 3800 में से 300 घटाओगे कितना मिलेगा भाई, x इक्वल टू के 3800 में से 300 घटेगा, मिलेगा हमको 3500। अब बटा में 7 करेंगे, 7 5 35 50, यानी x की वैल्यू हमको 500 मिल गया। इसका 50 मिला है और इसका 500 मिला है। y 50, y बराबर हमको कितना मिला भाई, y बराबर हमको मिला है 50 रुपया, x बराबर कितना मिला है 500 मिला है। x बराबर हमको कितना मिला है 500 और y बराबर हमको कितना मिला है बच्चे 50 रुपया, ठीक है। y बराबर हमको मिला है 50 और x बराबर हमको मिला है 500। क्लियर है, यही इसका आंसर बन गया। हमको एक बल्ले और एक गेंद का दाम पूछ रहा था, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चे, मुझे उम्मीद है कि आप इसको भी बहुत अच्छे से सीख गए होंगे। हाँ, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन था, थोड़ा सा माइंड का प्रयोग करना था, लेकिन कठिन नहीं था, ये आसान था। अब कोई सोचेगा सर इतना लंबा गया है तो कठिन है, नहीं भाई। अब 2 पन्ना का जोड़ घटना गुणा भाग करोगे तो कठिन हो जाएगा। अरे भाई जोड़ घटना तो जोड़े घटना नहीं रहता है। वैसे ही ये प्रश्न बस प्रतिस्थापन का था, तो प्रतिस्थापन का छोटा करो चाहे बड़ा करो, करने आ गया तो आ गया भाई। अब प्रश्न और कैलकुलेशन का प्रयोग करना है तो अपने दिमाग का प्रयोग कर कैलकुलेशन करो। अब ये नहीं एक बहुत कठिन प्रश्न हो गया, कठिन नहीं है, आसान है। अब बच्चे तीसरे का चौथा प्रश्न देखो, ये एक यात्रा के ऊपर प्रश्न है। आप लोगों ने यात्रा ओला से या कैब से आप लोग यात्रा किए ही होंगे। उसमें क्या होता है ना, अगर आप 1 किलोमीटर का भाड़ा देंगे तो 3 4 रुपये 5 रुपये लेता है 1 किलोमीटर का, पर किलोमीटर का। लेकिन आप सोचेंगे कि चलो हमको यहाँ से अपने घर से 1 किलोमीटर स्कूल यहाँ चले जाते हैं 5 रुपये देके, तो ऐसा वो नहीं ले जाएगा आपको। वो 1 किलोमीटर का 5 रुपये आपसे लेगा, लेकिन शुरू का 1 किलोमीटर में लोग उसको मिस यूज ना करें। जैसे किसी को 500 मीटर जाना हो, अब भाड़ा हो 5 रुपये 1 किलोमीटर का, तब 500 मीटर का आधा किलोमीटर का 2.5 रुपया ना होगा, तो कहे कि फोन निकालेगा, बुक कर देगा, हेलो ओला कहाँ हो, आ जाओ, ऑनलाइन बोल देगा आ जाओ, मुझे जाना है मेरे घर से, मुझे स्कूल छोड़ दो, 2.5 रुपये ले लो, आधा किलोमीटर दूर स्कूल है। तो भाई ऐसे अगर जाने लगे तो कंपनी नुकसान में होने लगेगा। तो इसलिए इसने क्या किया था कि लोग छोटे छोटे यात्रा में मिसयूज ना करें, इसके लिए इन्होंने ना एक फिक्स यात्रा का एक नियत भाड़ा रखा था कि पहला 1 किलोमीटर का जो भाड़ा लेंगे 20 रुपये ले लेंगे, 30 रुपये ले लेंगे, चाहे 50 रुपये ले लेंगे। अब तुमको 1 किलोमीटर जाना है, तुम 20 रुपये उसको देने से डरोगे भाई। 1 किलोमीटर का 20 रुपये उससे देने से बेटर है कि तुम ई रिक्शा पकड़ के 10 रुपये में चले जाओगे, तो इसलिए तुम उसको बुक नहीं करोगे। तो इसलिए इस कंडीशन को मेंटेन करने के लिए उन्होंने बस शुरू में रखा, हमेशा के लिए नहीं, बस शुरू का एक नियत भाड़ा रखा, एक फिक्स भाड़ा कि हाँ पहले 100 रुपया लेंगे चाहे 50 रुपया लेंगे, उसके बाद पर किलोमीटर का 2-3 रुपया लिया जाएगा। तो उसी तरह से एक अगर के टैक्सी में, ठीक है ना, भाड़े के लिए एक नियत भाड़ा मतलब फिक्स भाड़ा जो बताया ना, शुरू का फिक्स भाड़ा के अलावा चली गई दूरी पे भाड़ा लिया जाता है। मतलब जितना किलोमीटर चलेगा उसका अलग से भाड़ा लिया जाएगा, एक फिक्स पहले ले लिया जाएगा। उसके बाद आप जितना किलोमीटर जाएंगे, 5 किलोमीटर जाएंगे ना, 1 किलोमीटर का 5 रुपये ले रहा है तो 25 रुपये अलग से लेगा। आप फिक्स रख दिया होगा 50 रुपया, तो 50 रुपया वो अलग से 75 रुपया आपसे लेगा। तो इस तरह से बोल रहा है कि वो चली गई दूरी का अलग से भाड़ा देता है। तो आप ये बताओ कि 10 किलोमीटर की दूरी चलने में उसको 105 रुपया भाड़ा देना पड़ रहा है। अगर वही 15 किलोमीटर दूर चल रहा है तो 155 रुपया भाड़ा दे रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि दोनों भाड़ा बताओ, जो नियत भाड़ा है फिक्स वो भी, और प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना होगा। तो सबसे पहले आप मानो कि हमारी ये टैक्सी है, टैक्सी अगर यहाँ से ये नियत भाड़ा है, ये हमारा नियत भाड़ा है, नियत भाड़ा है। इसके बाद पर किलोमीटर का किराया लेती है, पर किलोमीटर का, प्रति किलोमीटर इधर, इसके बाद प्रति किलोमीटर। नियत जो हम भाड़ा है वो मान लो कि 100 रुपया लेता है, 100 रुपया लेता है। अब प्रति किलोमीटर का लेता है मान लो कि y रुपया, 1 किलोमीटर का y रुपया, 2 किलोमीटर का 2y, 3 किलोमीटर का 3y लेता है भाड़ा। तो हमसे अब यही पूछ रहा है ना, अब यही पूछ रहा है कि 10 किलोमीटर का भाड़ा लग रहा है 105 रुपया। तो बच्चे क्या करेंगे, ये बताओ जो नियत भाड़ा है और 10 किलोमीटर का भाड़ा जोड़ेंगे तो ये बताओ नियत भाड़ा जुटेगा ही जुटेगा। 1 किलोमीटर का y रुपया लग रहा है तो 10 किलोमीटर जाने के लिए तो 10y न लग जाएगा। मैं आपसे पूछूं कि 1 किलोमीटर का 5 रुपया लग रहा है तो 10 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 10 × 5 = 50 रुपया। और नियत भाड़ा हम 10 रुपया ले रहे हैं तो 50 × 10 = 60 रुपया, दोनों को जोड़ेंगे तो वैसे ही इसका नियत भाड़ा और 1 किलोमीटर भाड़ा y रुपया है तो 10 किलोमीटर का 10y, दोनों को जोड़ेंगे और बन जाएगा 105 रुपया। अब वैसे ही 15 किलोमीटर का भाड़ा 155 है तो उसमें भी निश्चित भाड़ा जुटेगा, नियत भाड़ा x जुटेगा। अब 15 किलोमीटर का 15y जुट के मिल जाएगा 155 रुपया। तो हम करते हैं क्या, इसका पहले समीकरण बनाते हैं शर्त नंबर 1 के अनुसार। शर्त 1 थोड़ा सा इधर से लिखते हैं ताकि जगह बचा रहे, बाद में यूज कर लेंगे इसको भी, ठीक है ना। शर्त 1 के अनुसार, शर्त 1 के अनुसार क्या बोल रहा है कि नियत भाड़ा प्लस 10 किलोमीटर का भाड़ा, तो नियत भाड़ा प्लस 1 किलोमीटर का y तो 10 किलोमीटर का 10y बनेगा। और दोनों को जोड़ने पे कितना मिल रहा है भैया, 105 रुपया मिल रहा है, समीकरण नंबर 1। अब शर्त 2 देखो,
शर्त 2 देखो, अब हमसे बोल रहा है कि अगर कोई लड़का 15 किलोमीटर जा रहा है तो उसको 155 रुपया देना पड़ रहा है तो वो भी नियत भाड़ा देगा। अब प्लस 1 किलोमीटर का वाई है तो 15 किलोमीटर का 15 वाई बनेगा ना, तो 15 वाई कर देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 155 बन जाएगा। क्लियर है बच्चे, 155 बन जाएगा। अब इन्हीं दोनों को आपस में हल किया जाएगा। तो हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 को उतारते हैं, x प्लस 10y बराबर 105। ठीक है बच्चे, x प्लस 10y बराबर 105। वीडियो चल रहा है ना, ठीक है चल रहा है, 105। अब करेंगे क्या, x को अकेला करेंगे, बाकी सभी संख्या को एक तरफ कर देंगे, प्लस इधर ये प्लस में उधर गया तो भाई क्या हो जाएगा, माइनस के 10y बन जाएगा। ये बन गया समीकरण नंबर 3। अब आप क्या करिए, समीकरण नंबर 3 का मान उठा के समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, ठीक है, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 में रखेंगे बच्चे, तो इसके लिए समीकरण 2 को हमको उतारना पड़ेगा। x प्लस 15y बराबर 155 बराबर 155। अब जहाँ इसमें x है, x के जगह पर बच्चे, इसमें जहाँ पे x है उस x की जगह पे हाई वाला वैल्यू पुट हो जाएगा, क्योंकि x के बराबर ही इतना लिखा गया है। तो अब इसको थोड़ा सा इधर साइड में मैं करता हूँ, ठीक है, साइड में करता हूँ। तो x के जगह पे हम लिखेंगे कितना, 105 माइनस के 10y, 105 माइनस 10y, ये x की जगह पे हो गया। अब प्लस है तो प्लस, 15y है तो 15y, प्लस 15y बराबर 155 बराबर 155। अब इसको हल करेंगे तो 105 माइनस 10y प्लस के 15y बराबर 155 हो जाएगा बच्चे। अंकों को एक तरफ और चर को एक तरफ, यानी कि 105 इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में हो जाएगा, 10y माइनस में, प्लस के 15y बराबर 155, इधर 105 प्लस में उधर गया था, क्या हो जाएगा भाई, माइनस में हो जाएगा। अब देखो ये प्लस और ये माइनस मिलकर हो जाएगा माइनस, यानी 15 में से 10 जाएगा कितना बचेगा, 5y बनेगा, बराबर 155 में से 105 जाएगा कितना बचेगा, 50 बचेगा। क्लियर है, 50 आ जाएगा। अब y के साथ 5 इधर गुणा में उधर गया तो भागा में हो जाएगा 5, y का मान 10 बचे 50, 10 आया ना भाई। देखो y के साथ 5 इधर गुणा में है, उधर जाएगा तो भागा में होगा ना, तो बटे में करो चाहे डायरेक्ट खड़े खड़े कटा दो, बात एक ही होता है। 10 आ गया, y की वैल्यू 10 आ गया, तो x का मान कितना आएगा, जस्ट उठा के इसमें रख दीजिएगा। ये समीकरण नंबर 3 देख रहे हैं ना, इसी में उठा के रख दीजिए। आप यहां पर लिखिएगा y बराबर 10 का मान समीकरण किस में, 3 में, जो अंतिम समीकरण उसी में रखेंगे ना, समीकरण 3 में रखने पर। अब समीकरण 3 में आप रखिए, आप समीकरण 3 को पहले उतारेंगे तब ना रखेंगे। तो x बराबर 105 माइनस के 10y, तो x इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू वाई। वाई की वैल्यू कितना दिया भैया, 10 दिया है, y की वैल्यू हमको दिया है 10, तो यानी कि x इक्वल टू 105 में से 10 दहा में 100 घटाएंगे, मिलेगा हमको 5, यानी कि x की वैल्यू 5 मिल गया, y का वैल्यू 10 मिल गया, यानी x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 10। आप इधर माने नहीं थे, यहाँ पर लिख लीजिएगा माना की नियत भाड़ा, छूट गया है बच्चे, इधर ही शॉर्टकट में बता दिया हूँ इसको, माना की नियत भाड़ा, इसी पे लिखिएगा ऊपर, नियत भाड़ा बराबर x रुपया, ठीक है, नियत भाड़ा x रुपया। वैसे लिखेंगे माना कि 1 किलोमीटर का भाड़ा बराबर y रुपया, ठीक है, ऐसे मान लेंगे। अब बताओ नियत भाड़ा हमारा x है, तो x की वैल्यू कितना दिया है, 5 रुपया, यानी कि फिक्स 5 रुपया देना पड़ेगा। इसके अलावा पर किलोमीटर पर 10 रुपया देना पड़ेगा, पर किलोमीटर पर कितना रुपया देना पड़ेगा, 10 रुपया। y की वैल्यू 10 यानी कि पर किलोमीटर पर 10 रुपया देना पड़ेगा। क्लियर बच्चे। अब हमसे प्रश्न में एक और आगे बढ़ाया है प्रश्न, इसमें 2 प्रश्न किया है कि नियत भाड़ा और पर किलोमीटर का भाड़ा क्या होगा, निकाल लिया। अब बोल रहा है कि एक व्यक्ति अगर 25 किलोमीटर की दूरी तय करता है या यात्रा करता है तो उसको कितना भाड़ा देना पड़ेगा। सिंपल है, नियत भाड़ा 5 रुपया, अब प्लस 25 किलोमीटर का भाड़ा कितना होगा, 1 किलोमीटर का 10 रुपया, तब 25 में 10 से गुणा कर देंगे, 25 दहा में 250, यानी कि 255 रुपया इसको भाड़ा देना पड़ेगा। क्लियर बच्चे, 255 में भाड़ा ये देगा, तब जाकर के ये पहुंच पाएगा आदमी अपने अंतिम मुकाम तक। क्लियर बच्चे। बच्चे तीसरा का 5वां प्रश्न ना, ये भिन्न के ऊपर दिया हुआ है। भिन्न आप लोग को पता है ना, जिसको अंश बटा में हर कहते हैं भाई, भिन्न क्या होता है, अंश बटा में हर। इसी के ऊपर ये प्रश्न दिया है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दें
अंश और हर, मतलब अंशों में 2 जोड़ना है और हरों में 2 जोड़ना है। 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है। यानी कि पहले जो भी कुछ हो बाद में वो 9 इसमें 2 जोड़ोगे और इसमें 2 जोड़ोगे तो इसकी बराबर 9/2 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यदि अंश और हर दोनों में अगर हम 3 जोड़ दें, ऊपर और नीचे दोनों में अगर हम 3 जोड़ दें बच्चे, तो यह कितना हो जाएगा, 5/6 बराबर हो जाएगा। तो वह भिन्न ज्ञात करो। सिंपल सा है। पहले आप लिखो यहाँ पर अंश और हर है ना, हमको पता ही नहीं है कि अंश क्या है हर क्या है, तो आप मान लो कि माना कि भिन्न का, ठीक है, माना कि भिन्न का अंश बराबर x है। वैसे ही माना कि भिन्न का हर बराबर, अब हर बराबर कितना मानोगे, y मान लोगे। अंश x हो गया, हर y हो गया, तो अब भिन्न क्या प्राप्त होगी, भिन्न बराबर, आप सबको पता है कि अंश बटा हर होता है, अंश बटा हर होता है भिन्न बराबर, ठीक है, ये भिन्न का वैल्यू होता है। तो अब देखो यहाँ पर भिन्न में अंश कितना दिया है x और हर कितना दिया है y, यानी कि भिन्न हमको मिल गया x बट्टे में y। अब शर्त 1 देखो, प्रश्न 1 या शर्त 1 दोनों में से कुछ भी लिख लो। शर्त 1 क्या बोला है हमसे बच्चे, ये बोल रहा है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ना है। देखो ना, किसी भिन्न के, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा जाए, कितना जोड़ा जाए भाई, 2 जोड़ा जाए, तो मैं क्या करता हूं, इसके अंश ये है और इसका हर ये है, अंश में भी 2 जोड़ दिया और हर में भी कितना जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया। जब दोनों में हम 2 जोड़ रहे हैं बच्चे, तो इसका वह हो जाता है 9/11, यानी जो ये वैल्यू है वह हो जाता है 9/11 के बराबर। बस हो गया, बन गया समीकरण। देखो कितना आसान है, ये 9/11 हो जाता है। अब एक काम करो, थोड़ा सा एक काम करना, इसको हल करना हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। इसको क्या करना भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तिर्यक गुणा कर देना, आराम से हो जाएगा। क्लियर है ना, लो अभी कर ही देते हैं। शर्त 2 बनाने से पहले इसको हल कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको बोलते हैं वज्र गुणन, 11 का मुँह हेकरा संगे गया है, यानी कि 11 का गुणा होगा x + 2 से, और 9 का मुँह हेकरा संगे गया है, तो y + 2 में कितने से गुणा होगा, कितने से गुणा होगा बचवा, 9 से, या 9 इसके संगे है ना, 9 से गुणा होगा। 11 का x में करोगे बनेगा 11x, 11 का 2 में करोगे 11 दूना के 22। चूंकि ये 11 ब्रैकेट के बाहर है तो अंदर जाएगा तो दोनों में गुणा किया जाएगा, इसमें भी 11 से गुणा होगा, 2 में भी होगा, बराबर 9 से y में गुणा होगा तो बनेगा 9y, प्लस 9 से 2 में गुणा करेंगे 9 दूना के 18 बनेगा। क्लियर है बच्चे। अब सभी को, अब एक काम करो, मैंने आपसे पहले बताया था क्या होता है इसका नियम, मेन इसका नियम ये होता है कि चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ कर देते हैं। अब ये यहीं पे कर लो ना, 22 है ना, प्लस में होने गया तो माइनस में, ठीक है, तो 11x बराबर 9y + 18 माइनस के 22, ये 22 इधर प्लस में था, उधर भेज दिया हूँ, हो गया है माइनस में। क्लियर बच्चे। अब एक काम और करो, अब देखो इधर x के साथ 11 इधर गुणा में है, उधर जाएगा तो क्या बनेगा भाई, उधर जाएगा तो क्या बनेगा, भागा में बनेगा, तो 9y, अब देखो 18 में से 22 जाएगा, कितना बचेगा, -4, अब पूरे के बटा में 11, इसको मान लो समीकरण नंबर 1। कोई जरूरी नहीं कि समीकरण नंबर 1 आप इसको मानोगे, अच्छा है इसको 1 मानोगे तो कोई दिक्कत नहीं, इसको 1 मान लो, तब इसको मानना पड़ेगा आपको 2, ये समीकरण 2 बन गया आपका। ठीक है, आप यहाँ पर भी 1 ना मान के यहाँ पर मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन जहाँ पे मूल ढांचा तैयार किया है तो उसको 1 मान लो, और जहाँ पे अंतिम मुकाम पहुँचा है मतलब उसको अकेला किए हैं उसको 2 मान लो। अब इसके बाद शर्त 2 इधर करते हैं, शर्त 2 इधर करते हैं, शर्त 2 इधर हल करते हैं। अब क्या बोला है कि यदि अंश और हर दोनों में कितना जोड़ना है भाई, 3 जोड़ना है, यानी जो हमारी भिन्न हो रही थी x/y, दोनों के अंश में भी 3 जोड़ो और हर में भी 3 जोड़ो, तब इसकी वैल्यू बनेगी 5/6, यानी कि बराबर 5/6 हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं बच्चे, इसको हल करते हैं, देखो ना सेम वही काम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6 से गुणा इसमें हो जाएगा, x + 3 में गुणा हो जाएगा 6 से, अब बराबर y + 3 में गुणा हो जाएगा कितना से, 5 से, गुणा से कितना हो जाएगा भैया, 5 से गुणा हो जाएगा y + 3 में। अब गुणा करते हैं, 6 से x में गुणा करेंगे बनेगा 6x + के 3 बराबर 5y प्लस के 5 तिहाई 15, यहाँ पर गलती हुआ ठीक ना, 5 तिहाई 15। बच्चे यहाँ पर क्या होता है, 6 से x में गुणा करने पर 6x बनेगा, और 6 से 3 में भी तो गुणा करना पड़ेगा ना, तो 6 तरीके 18 बनेगा। क्लियर है। अब 5 से y में करने पे 5y, 5 से 3 में करने पे 5 तिहाई 15। अब एक काम करो, अकेला करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, हल करना शुरू कर देते हैं। x का मान हमको लिखा है 9y -4/11, तो x की जगह पे आप क्या करो ना, 6 गुणते x की जगह पे 9y -4, आप पूरे के बटा में 11 रख के प्लस के 18 कर दो, 18 इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में,
और 5y, देखो डाइट करते हैं, 5y इधर प्लस में, इधर है तो माइनस के 5y बनेगा। क्लियर है बच्चे। अब 15 आपका इधर प्लस में था, इसको मैं इधर भेज दिया हूँ माइनस में, इधर 18 प्लस में उधर गया तो माइनस में। क्लियर है भाई, क्लियर है ना। अब इसको हल करते हैं, हल करो इसको, आराम से हल करो। 6 से 9 में गुणा करेंगे, 6 9 54, 6 9 54y माइनस के यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 का 4 में करेंगे, 6 चौके 24। अब पूरे के बटा में 11 माइनस के 5y बराबर 15 में से 3 गया, कितना बचेगा, माइनस के 3 बचेगा। ठीक है, 18 माइनस के 3 बचेगा। अब एक काम करो बच्चे, इसका हर कुछ नहीं है, इसका हर एक मान लो। अब एक हर एक मान लिए हो ना, तो 11 का और एक कैल्शियम 11 बनेगा, ये सीन आ रही होगी। ठीक है, 11 और एक का सीन 11 बनेगा, 11 से 11 में भाग दोगे 1 बार जाएगा, और 1 से इस पूरे में गुणा करो, 54y माइनस के 24, इतना ही आ जाएगा। माइनस 11 से 1 में 11 से भाग दोगे, 1 से 11 में भाग दोगे, 11 बार जाएगा, 11 से 5 में गुणा करने पर 11 5 55y। क्लियर बच्चे, बराबर माइनस के 3। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, इसको और ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, अब देखो इन सबको एक साथ कर लो, y वाले को y के साथ में, और इसका ब्रैकेट तोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, y वाले को y साथ में और इधर वाले को इधर भेज दो। तो 54 में से 55, देखो 54 प्लस में है और 55 माइनस में है, तो 54 में से 55 घटा दोगे तो माइनस के 1y बचेगा, माइनस के 1y बचेगा, माइनस के 24 बचेगा, और पूरे के बटा में 11 बचेगा, बराबर माइनस के 3 बचेगा। क्लियर बच्चे। देखो कैलकुलेशन से घबराओ मत, कैलकुलेशन थोड़ा सा आगे जाएगा। देखो ये पढ़ाई में ना बच्चे थोड़ा सा बैठ के आराम से पढ़ते हैं तो भी घबरा जाते हैं, दिक्कत होने लगता है, जबकि खुद को इंप्रूव करना है तो भी दिक्कत होता है, उनको पता नहीं क्या घबरा के छोड़ के भाग जाते हैं। भाई कैलकुलेशन है, छोड़ के मत भागो, स्किप मत करो, आराम से इसको अंत तक देखो, समझ में सब कुछ आएगा। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 11 हमारे इधर भागा में उधर गया तो हो जाएगा गुणा में, यानी कि माइनस के y बराबर माइनस के 24 बराबर माइनस के 33, 11 से 3 में गुणा करने पर 11 3 33, माइनस के y बराबर 24, इधर माइनस में उधर गया तो हो जाएगा प्लस में, माइनस के 33 अब प्लस के 24, माइनस के y बराबर 24 में से 33 घटाओगे कितना मिलेगा भाई, कितना मिलेगा, यहाँ पर हो जाएगा 13, 13 में से 4 गया 9 आएगा, और इधर हो जाएगा खत्म, यानी कि माइनस के 9 बच गया। माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू हमको 9 मिल गया। जब y हमको 9 मिल गया है तो x कितना मिलेगा, जस्ट यहाँ पे मान उठा के रख दो, समीकरण नंबर 2 में लिख देना, y बराबर 2 का मान समीकरण कौन से में रखना है, समीकरण नंबर 2 है ना, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है बच्चे, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 2 क्या लिखा है, x इक्वल टू के 9y माइनस के 4, अब पूरे के बटा में कितना लिखा है भाई, 11 लिखा है, तो x इक्वल टू के 9 इंटू y का मान कितना लिखा भाई, 9 लिखा है, माइनस के 4, अब पूरे के बटा में 11। अब यहाँ पर देखो बच्चे, x के बराबर 9 81 हो जाएगा, माइनस के 4 बटा में 11, x इक्वल टू 81 में से 4 जाएगा, आएगा 77 बटा में 11, कट के 7 आएगा, यानी x की वैल्यू 7 आ गया, और y की वैल्यू हमको कितना मिला है भाई, 9 मिला है। y का वैल्यू हमको 9 मिला है, तो यहाँ पर आराम से आप भिन्न बराबर लिख दीजिएगा, उत्तर में भिन्न बराबर लिखिएगा। क्या लिखे थे, x अपान में y लिखे थे ना, और x की वैल्यू हमको मिला था 7 और y का मिला था 9, यानी यही आपका बन जाएगा आंसर। बच्चे अब हम पहुंच चुके हैं इस अभ्यास के अंतिम प्रश्न 6वां पे। बच्चे ये आयु उम्र से संबंधित प्रश्न दिया है, आयु से संबंधित आपसे क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष के बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है, और उसकी उम्र अपने पुत्र के उम्र से 3 गुनी हो जाएगी। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये उम्र वाला खेल में कैसे क्या करते हैं आप, उम्र के खेल में अपने को मानना और अपने घर से रिलेट करा के मानना, घर वाले में किसी से भी रिलेट करा लेना। ठीक है, इसमें क्या बोला है, जैकब और उसके पुत्र की बात कर रहा है, जैकब है और उनके पुत्र हैं, उनके एक पुत्र हैं, और वो अपने पुत्र से 3 गुने हो जाएंगे कितने वर्ष के बाद, तो 5 वर्ष के बाद। यहाँ पर 2 खेल होता है, पहले समझो कंसेप्ट को, एक पहले होता है और एक होता है बाद। पहले मतलब पूर्व में, और बाद मतलब कि बाद लिखता रहता है, ठीक ना। पहले बोलेगा तो समझना कि वर्तमान से पहले, और पहले का मतलब होता है कि माइनस, ठीक है, माइनस, और बाद का मतलब होता है कि प्लस। ठीक है, अब एग्जाम्पल समझो, मैं बोलूँ कि मेरा उम्र अभी फिलहाल में 30 वर्ष है, चलो मानो 40 वर्ष में बुढ़ापा हो चुका, मेरी वर्तमान उम्र 40 वर्ष है। 10 वर्ष के बाद कितना वर्ष का हो जाऊंगा मैं, 50। अभी मैं 40 हूँ, 10 वर्ष पहले कितना वर्ष था मैं भाई, 30 था। पहले की बात कर रहा था, मैंने क्या किया, घटाया। बाद की बात कर रहा है, जोड़ूंगा। वैसे ही यहाँ पर भी है, वैसे ही यहाँ पर भी खेल है। तो हमने क्या करेंगे, जैकब की मानेंगे कि माना कि जैकब की वर्तमान आयु, ठीक है बच्चे, वर्तमान आयु
इसका वर्तमान आयु कितना मानिएगा x। अब उसके वैसे ही माना कि जैकब के पुत्र, ठीक ना, जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y। दोनों का वर्तमान आयु हम मान चुके हैं। अब हमसे क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष पहले, मैंने पहले ही बताया था बच्चे मेरे कि जब पहले की बात करें तो माइनस करेंगे और बाद की बात करें तो प्लस करेंगे। 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है। शर्त 1 पे आ जाओ। शर्त 1 क्या बोल रहा है? 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है ना, तो लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु ज्ञात करो। 5 वर्ष बाद है ना, पहले बात को करो, ठीक ना। 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है, यानी कि बाद में क्या करेंगे? प्लस करेंगे, ठीक ना। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, ठीक है। जैकब की आयु कितना होगा? अभी x है तो 5 वर्ष के बाद उनका पूछ रहा है ना। बाद में बोलता है बच्चे तो प्लस करते हैं, ध्यान रखना। और पहले बोलता है तो कहाँ पूछ रहा है? पहले वाला में कहाँ गया? उसकी 7 गुनी हो जाएगी। कितना हो? 5 वर्ष पूर्व, हाँ पहले, ये रहा पहले में क्या करते हैं? माइनस करते हैं, ठीक है ना। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी? तो अभी इनका आयु जैकब का x है तो 5 वर्ष बाद के लिए प्लस करेंगे। कितना प्लस करेंगे? तो 5 वर्ष, जितना बोलेगा उतना प्लस कर देंगे। लो, इनका आयु मिल गया, इतना वर्ष हो जाएगा। यहाँ पर वर्ष लिख लेना, इनमें सब में ईयर लगा देना, वर्ष हो जाएगा, ठीक ना। वर्ष हो जाएगा, चूंकि आयु को जनरली वर्ष में ही गिनते हैं, ठीक है। अब 5 वर्ष बाद जैकब के पुत्र, ठीक है, जैकब के पुत्र की आयु। तो अभी इनका y है, तो अभी y है तो आप इसके बाद की बात कर रहा है ना, 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो 5 वर्ष क्या करेंगे? इसमें जोड़ देंगे। इतना वर्ष जैकब के आयु, पुत्र का आयु मिल जाएगा। अब प्रश्न हमसे बोला है कि उसके जो पुत्र हैं, अपने पिता, मतलब जो उसके पिताजी जैकब जी हैं, वो अपने पुत्र के आयु के 3 गुना है। पुत्र के आयु के 3 गुना है, यानी जो पुत्र का आयु होगा उसमें 3 से गुणा करोगे तब जाके पिताजी का आयु प्राप्त होगा। तब पुत्र का आयु है ये है, इसमें हम क्या करेंगे? y प्लस 5 में अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो यह अपने पिताजी के उम्र के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अपने पिताजी के उम्र के बराबर हो जाएगा। इसको हल भी कर लेते हैं। 3 से y में करेंगे 3y, 3 5 15 बराबर x प्लस 5। x के साथ 5 इधर प्लस में, इधर है तो माइनस में। 3y बराबर 15 प्लस के 15 माइनस के 5 बराबर x। तो 3y बराबर 15 में से 5 जाएगा, कितना बनेगा बच्चे? प्लस के 10 बराबर x। अब देखो ना, हमारा x भी इधर अकेला हो गया ना, क्योंकि प्रतिस्थापन से ही हल करना है, इसलिए मैंने तुरंत x को अकेला भी कर लिया था। x को अकेला कर लिया था। ये समीकरण नंबर हमारा 1 हो गया, ये समीकरण नंबर हमारा 2 हो गया। अब वैसे ही शर्त नंबर 2 को कहीं हल कर लेते हैं। शर्त नंबर 2 को कहाँ पे हल करूँ बच्चे? शर्त नंबर 2 को इधर हल करता हूँ, जगह उधर का मैं इधर कर देता हूँ, ठीक है। शर्त 2 देखो क्या बोला है ना, बोला वही काम है। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, तो यहाँ पर लिखो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु। आपको पता ही है, जब पूर्व की बात करता है तो जोड़ते हैं कि घटाते हैं? भाई पूर्व की बात करें तो जोड़ेंगे कि घटाएंगे? पहले की बात कर रहा है तो घटाया जाएगा। अभी x है तो इसमें से 5 माइनस कर देंगे। क्लियर बच्चे? 5 को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ से इधर अलग है, शर्त 2 इधर है, ठीक है ना। अब अगला देखो, 5 वर्ष पूर्व जैकब के पुत्र की आयु, ठीक है। पुत्र की आयु कितना बनेगा बच्चे? तो अभी y है तब 5 वर्ष पहले 5 y माइनस के 5 हो जाएगा। अब इसका प्रश्न बोल रहा है कि वह अपने पुत्र की आयु के 7 गुना हो जाएगा। मतलब जितना पुत्र का आयु होगा ना, जितना भी पुत्र का आयु होगा उसके 7 गुना पिताजी हो जाएंगे। पुत्र से 7 गुना पिताजी, तो पुत्र में 7 से गुणा करेंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग को दोनों का 5 वर्ष के पहले आयु निकाल चुके हैं। पूर्व मतलब पहले, अगर 5 वर्ष पहले पिताजी घटेंगे तो 5 वर्ष पहले पुत्र भी घट गया, दोनों लोग घट गए। अब प्रश्न बोल रहा है ना कि जैकब की आयु उसके पुत्र के आयु की 7 गुना थी। जो 5 वर्ष पहले जैकब की आयु थी, 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र के 7 गुना था। जौन पुत्र है ना, पुत्र के 7 गुना ये पिताजी थे। तब पुत्र में 7 से गुणा करेंगे, पिताजी हो जाएंगे प्राप्त। तो हम क्या करते हैं? y माइनस के 5 में 7 से गुणा करते हैं बच्चे, तो ये मिलेगा x माइनस के 5। इसको हल करते हैं, 7 से y में गुणा करने पे 7y बनेगा, माइनस 7 5 35 इक्वल टू x माइनस के 5।
ठीक है बच्चे, ये समीकरण नंबर आप मान लीजिएगा 3। अब इसको हल करते हैं, इसको सभी अंकों को एक तरफ करते हैं। 7y माइनस के, देखो 35 हमारे इधर माइनस में, उधर गया तो प्लस में, और x इधर प्लस में, इधर है तो माइनस के x बराबर माइनस के 5 और ये हो जाएगा प्लस के 35। ठीक है, प्लस के 35। अब हो जाएगा क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा 7y माइनस के x इक्वल टू 35, ये प्लस माइनस मिलकर हो जाएगा माइनस, तो 35 में से 5 जाएगा 30 प्राप्त होगा बच्चे, ये 30 मिल जाएगा। अब देखो x का वैल्यू हमको कितना दिया है, इसको मान लेना आप समीकरण नंबर 4। अब देखो x का वैल्यू हमको यहाँ पर दिया है ना, इसको उठा के इसमें रख देंगे। समीकरण नंबर 2 का वैल्यू 4 में रखने पे इसको किधर हल करूँ, इधर कर दूँ क्या भाई, इधर जगह नहीं, देखो पहले आप इसको लिखिएगा, फर्स्ट स्टेप इतना रहेगा, फिर आप इसको उतार लीजिएगा। अब इसके नीचे जगह नहीं, मैं उधर करता हूँ, यहाँ पर देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 का मान 4 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 का मान समीकरण 4 में रखने पर। ठीक है बच्चे, समीकरण 4 में, तो समीकरण 4 को पहले आप उतारिए। 7y माइनस के x इक्वल टू के 30। अब यहाँ पर देखो x की वैल्यू कितना दिया है 3y प्लस के 10, यानी x की जगह पे आप कितना रखोगे 7y माइनस के x की जगह पे क्या रखोगे 3y प्लस के 10, 3y प्लस के 10 इक्वल टू के 30। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पर आप पुनः काम करो। 3y देखो ब्रैकेट के सामने, थोड़ा इस कंसेप्ट को बढ़िया से ध्यान समझो, इस कंसेप्ट को थोड़ा सा ध्यान से आप समझो, ध्यान से समझो बच्चे। कहा यार चल रहा है कि नहीं, वीडियो रुका तो नहीं है ना, ठीक है चल रहा है भाई, चल रहा है। कभी कभी क्या होता है बंद हो जाता है यार, बहुत प्रॉब्लम होता है, पता है फ़ोन में, पता है इस रूम में ना गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, प्लस फ़ोन में प्रॉब्लम है, तो कई सारी दिक्कत है। लेकिन कोई बात नहीं, दिक्कत को नहीं देखते हैं, पहले बस हमारा काम है पढ़ाना, तो हम पढ़ाएंगे बच्चे, और आपका काम है पढ़ना, तो आप भी पढ़ो, चाहे कंडीशन कुछ भी हो, चाहे पसीना हो, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी लगे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक बच्चे, तो अब देखो कभी कभी दिक्कत होता है, फ़ोन बंद है इसलिए टेस्ट करना पड़ता है, मेरा फ़ोन बंद है नहीं है, फ़ोन बंद है फिर हमको शुरू से पढ़ाना पड़ जाएगा, अगर रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा हो तो इसलिए टेस्ट करना पड़ता है बच्चे। इसके लिए थोड़ा सा मुझे खेद है कि मैं आपको बीच बीच में रोकना पड़ रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं बच्चे, थोड़ा सा देख लो, आप एडजस्ट करो इसको। ठीक है, 7y माइनस के 3 से, देखो अब ब्रैकेट के सामने माइनस है ना, ये कंसेप्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ब्रैकेट के सामने माइनस है ना, तो इस माइनस को अंदर ले जाएंगे तो सब में गुणा होगा और सबको बदल देगा, जो प्लस में रहेगा वो माइनस में, जो माइनस रहेगा वो प्लस में। तो 3y प्लस में है ना, तो ये माइनस के 3y बन जाएगा। अब 10 हमारा माइनस प्लस में है ना, ये माइनस के 10 बन जाएगा, इक्वल टू के 30 हो जाएगा। अब देखो 7y में से 3y घटेगा, कितना बनेगा 4y बराबर 10 इधर माइनस में, उधर गया तो प्लस में, तो प्लस होगा 30, 10 मिल कितना हो जाएगा 40, 4 है ना गुणा में होने गया तो भागा में 10 आ गया। y का वैल्यू हमको 10 मिल गया, y 10 मिल गया, तो x कितना होगा बच्चे, इस y का मान, पुनः y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पे लिखिएगा, y बराबर 10 का मान समीकरण 2, समीकरण, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 क्या है उतारो, तो समीकरण 2 हमारा है x इक्वल टू के 3y प्लस के 10, तो x इक्वल टू के 3 इंटू वाई की जगह पे हमारा हो जाएगा 10 और प्लस के 10, तो x इक्वल टू 10 30 30 10 40, यानी x हमारा 40 मिल गया, y हमारा 10 मिल गया। यानी कि जो इसके x की वैल्यू है बच्चे, x की वैल्यू जो हमारी है वो 40 हो रहा है बच्चे। x का वैल्यू कितना हो रहा है भाई, x का वैल्यू जो हो रहा है वो 40 हो रहा है, और जो y है वो 10 है, यानी कि पुत्र 10 होंगे, वर्तमान पुत्र का वर्तमान उम्र 10 वर्ष है और पिताजी का वर्तमान उम्र 40 वर्ष है। अगर आपसे वही पूछता कि अब पिताजी 10 वर्ष पहले कितना थे, तो 10 वर्ष पहले तो अभी 40 से 10 घटा दीजिएगा 30 हो जाएंगे, और वहीं 10 वर्ष बाद पूछेगा तो इसमें 10 को जोड़ दीजिएगा। क्लियर बच्चे, मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्नावली आपको बहुत अच्छे से और बहुत प्यार से सीख गए होंगे। तो बच्चे हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके मुझे बताओ कि आप किस जगह से कहाँ से पढ़ रहे हो और कितने देर तक पढ़े हो, कितने रात को पढ़ रहे हो, सब कुछ कमेंट करके बताओ मुझे, ताकि मैं देखूँ किस जिले के या किस एरिया के या किस जगह से बच्चे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ज़्यादा एक्टिव बच्चे हैं पढ़ाई के लिए। ठीक है बच्चे, यहाँ तक के लिए धन्यवाद। अब मिलेंगे जल्दी अगले वीडियो में।